तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं और इन्हीं लोगों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम पार्क हांजुन होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई क्लास के अंदर एंटर करता है तो पार्क हांजुन भी उसकी तरफ देखता है कि कौन एंटर हुआ और हम देखते हैं कि उस बंदे का नाम चोई सैजेंग होता है। वो सबको बोलता है कि ओए मुझे हाय वाई नहीं बोलोगे क्या। तो सारे बच्चे मिलके चोई का वेलकम करते हैं पर पार्क हांजुन उसकी तरफ देखता भी नहीं है। क्लास की एक लड़की बोलती कि चोई यार तुमने तो बहुत सारे चैप्टर सेल कर दिए। चोई कहता कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं हूँ कौन। और वो सबको दिखाता है कि देखो मैंने 48 मिलियन वॉन का एक रिकॉर्ड हिट करा है। सारे लोग चौंक जाते कि क्या 48 मिलियन वॉन। तभी एक लड़का बोलता है कि यार चोई तू बहुत ज्यादा ऑसम है, मैं तो बोलता हूँ कि तू बेस्ट है। तभी एक लड़की बोलते कि चलो इसी बात पे फ्राइडे को पार्टी करते हैं। चोई कहते कि बिल्कुल यार, ये भी क्या पूछने वाली बात है। तो वो लोग कहते कि यार तू सच में बहुत ज्यादा बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ कि तू बहुत ज्यादा दयालु भी है। चोई कहता कि वो सब तो मैं हूँ ही, लेकिन तभी वो गुस्से में पार्क हांजुन की तरफ देखता है। चोई कहता कि पार्टी में जाने से पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं। और तभी वो पार्क हांजुन के सर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है कि ओए, और वो उसके सर को जोर से बेंच पे पटक देता है और कहता है कि चूतिए तू मुझे इग्नोर कर रहा है और मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तूने मेरा नया चैप्टर खरीदा जो मैंने अभी अभी अपलोड किया है। साले चूतिए तू चाहता है कि मेरा धंधा बंद हो जाए। और वो गुस्से में कंटिन्यू पार्क हांजुन का चेहरा बेंच पे दे मारता है। पार्क हांजुन कोई जवाब नहीं देता। चोई कहता है कि साले एक जानवर भी मेरी बात समझ सकता है पर तुझे समझ नहीं आ रहा। तभी एक लड़की बोलती है कि चोई यार अगर इसने टीचर के सामने मुंह खोल दिया और कह दिया कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया तो यार तुम एक लफड़े में फंस जाओगे। चोई कहता है कि टीचर भी तो एक इंसान ही है ना, क्या तुझे नहीं पता कि मैंने टीचर को कितने ज्यादा रुपए खिलाए हैं और अगर इसके बाद भी टीचर ने कुछ करने का गुदा दिखाया तो मैं यहाँ पे खून की होली खेलूंगा। और फिर वो पार्क हांजुन को जोरदार पंच मारता है पर पता नहीं क्यों पर पार्क हांजुन कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो चुपचाप पीट रहा था। पर तभी वो चोई की तरफ बहुत गुस्से में देखता है। चोई कहता है कि वाह तू मुझे डरा रहा है। फिर वो दोबारा से उसके बालों को पकड़ के उसके फेस पे बहुत जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुझे गुस्सा आ रहा है, तू मुझे मारेगा। अगर मैंने तेरी रिपोर्ट कर दी ना तो जितना डैमेज हुआ है ना बेटा मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तेरे से ही वसूल लूंगा। पर जाने दे क्योंकि तूने किम चुनसू के साथ जो बकचोदी करी है ना तो तेरी लाइफ के तो ऐसे ही लगे पड़े हैं और वैसे भी तू इतना गरीब है कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा से इतना जुर्माना दे पाएगा। और वो दोबारा से पार्क हांजुन को एक मुक्का मारता है और कहता है कि कमीने कुछ तो बोल। तभी पार्क हांजुन अपने मन में सोचता है कि किम चुनसू। वो बताता है कि इस घटना को 2 साल हो गए और ये कहानी है एक हाई स्कूल गैंग की जो कि पूरे देश में उभर रही थी और उनके गैंग का नाम था नेक्सस। तो हाँ, मैंने उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी और मेनली तो उनके हेड किम चुनसू के साथ। और तभी हम देखते कि पार्क हांजुन ने उनके पूरे गैंग को निपटा दिया था। वो कहता है कि जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं वो जंग जीत गया तभी इन नेक्सस के कुत्तों ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और क्योंकि उनके पास पैसा था तो उन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए सब कुछ अपने फेवर में कर लिया। तो इन सब के चलते मैं वो केस हार गया और फिर मेरे पिता ने अपनी वो जिम जिसको उन्होंने पूरी लाइफ दे दी थी उसे बेच दिया ताकि सेटलमेंट का पैसा आ जाए। और उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि दोबारा मैं अपनी लाइफ में किसी से भी फाइट नहीं करूंगा। वो अपने पिता को भी सॉरी बोलता है पर वो उसे गले लगा लेते हैं। उसके पिता कहते कि बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हांजुन कहता है कि बिना पैसे के अगर मैं जीत भी जाता ना तो हार मेरी ही थी। तो उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम हांजुन को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रहा था और वहीं पे हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कहते हैं कि चलो यार पीसी कैफे चले, वहाँ पे गेम खेलेंगे। और तभी वो अचानक से अपने बगल से हांजुन को जाता हुआ देखते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अरे रुको यार, ये पार्क हांजुन है ना। दूसरा कहता है कि हाँ ये तो वही है जिसने नेक्सस के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और मैंने सुना कि ये जंग हारने के बाद इसकी लाइफ बर्बाद हो गई। तभी पहला लड़का बोलता है कि अच्छा तो ये वही है। वो पीछे से हांजुन से कहता है कि ओए तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वो हांजुन को अपनी अंगूठी दिखाता है और कहता है कि तुझे पता है कि ये क्या है, ओए मेरी तरफ देख। तभी हांजुन उसके अंगूठी की तरफ देखता है और तभी हमें किसी के पिटने की आवाज सुनाई देती है। तो हाँ, वो हांजुन होता है जिसे वो लड़का बेरहमी से पीट रहा है। वो लड़का कहता है कि सच में ये चूतिया पार्क हांजुन है। अरे ये तो बेकार है, ये तो साला 1 नंबर का फट्टू है। और क्या ये चूतिया स्टार्टिंग से ही फट्टू था? और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये साले ने नेक्सस से फाइट कर लिया। दूसरा कहता है कि सच में यार ये पार्क हांजुन है, वही कमीना जिसने खुद के बाप को बेच डाला। इतना सुनते ही हांजुन उसके
पैर को पकड़ लेता है। वो लड़का भी कुछ देर के लिए डर जाता है और हम देखते कि पार्क हांजुन उसकी तरफ गुस्से में देख रहा है। पर तभी हांजुन उसको एकदम से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारा पैर पकड़ लिया। और फिर हांजुन उसके पैर को छोड़ देता है। वो तीनों उसकी तरफ गुस्से और हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि साला ये था क्या, इसने बस मुझे आंख दिखा दी और मेरी तो फट के हाथ में आ गई। वो डर के मारे और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो बगल से एक मोटा सा डंडा उठाता है और फिर वो उस डंडे से हांजुन को पीटने लगता है और कहता है कि साले फट्टू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे आंख दिखाएगा। और फिर देखते ही देखते वो लगातार सारे डंडों को हांजुन के ऊपर तोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। और जाते जाते वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत इस चूतिये पे वेस्ट कर दी। तभी कोई आदमी हांजुन के पास आता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, मतलब उन सारे कमीनों का तुमसे क्या लेना देना, और यार तुम कर क्या रहे थे, तुम उनसे पीट रहे थे, कहीं तुम ये सब डैमेज का कंपनसेशन लेने के लिए तो नहीं कर रहे थे, या तुम्हें डर है कि तुम्हें दोबारा फाइन भरना होगा, क्योंकि उसने तुम्हें इतना पीटा है ना कि तुम्हें तो कम से कम उसको कोमा में पहुंचा देना चाहिए। और अगर ये सब इस वजह से है कि तुम्हारे पास मुकदमे को लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो यार एक काम करो, मुझे पे करने दो तुम्हारे लिए। और फिर वो बहुत सारे पैसे हांजुन के आगे रख देता है और इतने पैसे में तो तुम एक बहुत अच्छे वकील को हायर कर सकते हो, और अगर तुम ये भी नहीं चाहते तो तुम इन पैसों को रख लो और उन कमीनों को पीट दो ताकि मैं तुम्हें कंपनसेशन के रूप में ये दे पाऊँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें उन्हें निपटाने में कितना वक्त लगेगा, 3 मिनट या 5 मिनट। तभी हांजुन उससे पूछता है कि भाई तू है कौन? वो आदमी कहता है कि मैं वो हूँ जिसका एक ही मकसद है और वो है किम चुनसू को बेरहमी से पीटना। तभी हम देखते हैं कि हांजुन उसकी बात को सुन के कुछ सोचने लगता है और फिर वो उठ जाता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। तभी हम देखते कि वो तीनों लड़के वापस से हांजुन के पास आ गए। वो इतना सारा पैसा देख के चौंक जाते हैं। वो कहते कि अरे वाह, इतना सारा पैसा। और फिर वो पार्क हांजुन की तरफ जाते हैं और कहते कि हांजुन साले तू तो बहुत ज्यादा अमीर है, तुझे तो ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, और अगर पहले बताता तो मैं तुझे पीटता भी नहीं। तभी हम देखते कि हांजुन अपने एल्बो से उसके फेस को क्रश कर देता है और उस लड़के के नाक से खून निकलने लगता है और वो लड़का बहुत दूर जाके गिरता है। हांजुन का ये रूप देख के बाकी के लड़के भी डर जाते हैं क्योंकि हांजुन ने उनके बॉस के दांत, नाक सब कुछ फोड़ डाला था। वो दोनों लड़के डर के मारे कहते कि अरे साला ये क्या हो गया। तभी हांजुन उस आदमी से कहता है कि 4 सेकंड। वो आदमी चौंक जाता है, कहता है कि 4 सेकंड। हांजुन कहता है कि 4 सेकंड इन सारे चूतियों के लिए काफी है क्योंकि उस आदमी ने कहा था ना कि तुम कितने देर में उन लोगों को निपटा दोगे। तभी वो लड़के कहते कि अरे भाई मैंने तुम्हें नहीं मारा था, तुम हमें क्यों मार रहे हो। दूसरा कहते कि साला ये चूतिया तो फट्टू था ना। तभी हांजुन उनकी तरफ एकदम गुस्से में देखता है और फिर वो उसको बहुत जोरदार पंच मारता है और फिर बिना वो 1 सेकंड वेस्ट करे दूसरे को भी बहुत जोरदार पंच मारता है। तो हाँ, जैसा हांजुन ने कहा था उसके लिए 4 सेकंड काफी थे इन दोनों चूतियों को निपटाने के लिए, और हम देखते कि उसने उन तीनों को निपटा दिया है। हांजुन कहते कि अब यहाँ पे तुम्हारी और मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा है, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम हांजुन और उस आदमी को देखते हैं जो कहता है कि तुम न्यूज नहीं देखते क्या, क्योंकि अगर तुम देखते तो तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ। और फिर वो उसे अपना प्रोफाइल दिखाता है और उसका नाम ओह जुनवू होता है जो कि कोरिया का सबसे कम उम्र का सफल सीईओ है। वो कहता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो बस अपनी नाक साफ करने के लिए मिलियंस खर्च कर सकता है। वो कहता है कि माफ करना, मैंने कुछ अजीब सा एग्जाम्पल दे दिया, पर मैं यही कहना चाहता था। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि चुनसू किस तरह की लाइफ जी रहा है, और पूरे न्यूज वाले आर्टिकल में ये लिखते हैं कि वो एक पॉपुलर स्टूडेंट है क्योंकि वो एकदम अच्छी लाइफ जी रहा है, और किम चुनसू एक बहुत ईमानदार आदमी है जो कि एक प्रो गेमर भी है। वो आदमी कहता है कि कोरिया का सबसे ब्रिलियंट प्रो गेमर किम चुनसू। क्या चूतिया मजाक है, सही बोला ना मैंने, क्योंकि वो इंसान अपने साथ लोगों को मिला रहा है और पर्दे के पीछे गैंगस्टर वाले काम कर रहा है, और जिन लोगों को भी उसने पीटा वो एकदम कुत्ते की तरह लाइफ जी रहे हैं। और इस समाज में उस किम चुनसू को उसके कब्र में दफनाना बहुत ही कठिन होगा। वैसे मैं ये चाहता भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उसके खिलाफ उसी के तरीके यूज करूँ ताकि मैं उसकी लाइफ, माइंड और उसका रेप्यूटेशन सब कुछ बर्बाद कर दूं। और उसको बर्बाद करने के लिए जो भी पैसा तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे पिता के जिम में भी मदद करूंगा। बदले में बस तुम मुझे अपनी ताकत उधार में दे दो। और हाँ, इसी वजह से मैं तुम्हें खोज रहा था। तभी हांजुन उससे पूछता है कि तुम किम चुनसू से नफरत क्यों करते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे लिए वजह जानना इतना ज्यादा जरूरी है क्या? वैसे मुझे यकीन है कि तुम इस रीजन को बहुत जल्द जान जाओगे। उसके बाद हमें
हमें दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जब हांजुन अपनी क्लास में आता है तो देखता है कि चोई सबको डरा रहा है कि चूतियों तुम्हें भी पिटना है क्या। वो सबको कहता है कि मैंने कहा था ना तुम लोगों को 3 मिलियन तक का मर्चेंडाइज खरीदना है मेरा। इधर हांजुन के दिमाग में उस आदमी की बात चल रही थी जिसने कहा था कि मेरे पास पैसा है और तुम्हारे पास ताकत, और अच्छी बात यह है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और हाँ तुम्हारे स्कूल में भी एक नेक्सस का बंदा है। इधर चोई सबको बोलता है कि तुम लोग मेरी मर्चेंडाइज खरीदो और मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। चोई के दोस्त कहते कि सालों भिख मांगो, उसका किताब खरीदो नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, अभी प्यार से बात कर रहा है। चोई कहता है कि जिसने भी नहीं खरीदा वो आज मारा जाएगा। तभी हांजुन कहता है कि ये जो दुनिया है ना वो पैसों के बल पे चलता है। तभी चोई उसकी तरफ गुस्से में देखता है। वो कहता है कि चूतिए ऐसे घूर के क्या देख रहा है, कल की पिटाई क्या कम पड़ गई तेरे लिए। हांजुन कहता है कि मान मर्यादा, दोस्ती, यारी और जीने का तरीका ये सब आप पैसों से खरीद सकते हो। और तभी वो चोई को बहुत जोरदार पंच मारता है। क्लास के अंदर जितने बच्चे भी थे सबके सब डर के मारे उधर देख रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सेम पार्क हांजुन है। हांजुन चोई को पीटते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 2। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चोई के फ्लैशबैक को देखते हैं। वो किसी को पीट रहा था और कहता है कि इस दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैंने अपने पूरे लाइफ में अपने से ताकतवर इंसान एक भी नहीं देखा। चोई उस लड़के को पीटने के बाद कहता है कि साला कमजोर चूतिया। वो कहता है कि मैं खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता था पर तब तक जब तक कि मैं पार्क हांजुन से नहीं मिला। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क हांजुन चोई को भरे क्लास में पीट रहा है। चोई कहता है कि उसी दिन मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं साला सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। चोई कहता है कि ये साला कमीना इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इस बंदे से कभी नहीं जीत पाऊंगा। चोई कहता है कि पार्क हांजुन स्टार्टिंग से ही एक अलग प्रजाति का बंदा था और वो साला स्टार्टिंग से ही एक बीस्ट था। पर एक दिन उसकी मुलाकात किम चुनसू से हुई और फिर चुनसू ने अपने पैसों का इस्तेमाल करते हुए हांजुन के ऊपर केस कर दिया और उसने अपने सारे पैसे लगा दिए हांजुन को घुटने पे लाने के लिए। तो हाँ, उसी दिन मुझे एक बात तो पता चल गई थी, साला इस दुनिया में पैसा ही हर चीज है और जिसके पास पैसा है वही साला सबसे ज्यादा पावरफुल है। और उस दिन के बाद से मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोली और मैंने लोगों को मजबूर कर दिया कि साले वहाँ से खरीदो। तो हाँ, इसी तरह से मैंने इतने सारे पैसे जमा किए और तो और मैंने पार्क हांजुन को भी अपने कदमों के नीचे दबा के रखा था और इसी वजह से मैं यहाँ का एक शिकारी बन गया था। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी इतनी ज्यादा धुलाई क्यों हो रही है। और तभी हम देखते कि हांजुन उसके सीने में जोरदार पंच मारता है। चोई की तो सांसें ही रुक जाती है पर वो किसी तरह हांजुन के ऊपर पंच मारने जाता है पर हांजुन उसके पंच से बच जाता है। वो कहता है कि साला ये तो असंभव है, पर तभी हांजुन उसके चेहरे को अपने घुटने से कुचल देता है। चोई कहता है कि साला एक भिखारी लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हमें क्लास की लड़कियां दिखाई जाती है जो कहती है कि बहन उधर मत देखो। चोई भी गुस्से में कहता है कि सालो चूतियों मेरी तरफ क्या देख रहे हो। पर इधर हांजुन तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो उसे बहुत जोरदार पंच मारता है। चोई कहता है कि साला लानत है मुझ पे, मेरी किए कराए पे पानी फिर गया। और फिर वो दूर जाके दरवाजे से टकरा जाता है। उसका चेहरा गुस्से और शर्म के मारे लाल हो गया था। वो हांजुन की तरफ देख के बोलता है कि साले चूतिए। तभी हांजुन चलता हुआ उसके पास आता है और वो हांजुन को देख के ऐसे डरता है कि जैसे मौत को देख लिया। और हांजुन तो बहुत ज्यादा गुस्से में था ही। चोई को समझ में नहीं आता कि 2 साल जो बंदा चुप था आज वो इतना गुस्से में क्यों है। और फिर वो अपने दोस्त से बोलता है कि साले मेरी मदद करना। उसका दोस्त डरते हुए उसकी तरफ देखता है और जब वो पार्क हांजुन की आंखें देखता है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वो कहता है कि मैं पार्क हांजुन को कहाँ हैंडल कर पाऊंगा। चोई गुस्से में कहता है कि साले चूतिए फट्टू कहीं के। और अब तो उसको भी फील हो गया था कि मैं साला नहीं बचेगा। वो हांजुन को बोलता है कि साले भाड़ में जा, तुझे क्या लगता है कि तू ये हर जाना चुका पाएगा और पिछली बार की तरह तेरी लाइफ के एल लगने वाले हैं। पर हांजुन कहाँ उसकी बात को सुनने वाला था, वो तो उसके चेहरे को अपने पैर से कुचल देता है और हम देखते कि उसके जूते का निशान उसके चेहरे पे बन गया है। चोई कहता है कि साला मुझे दर्द हो रहा है और अगर मैं ऐसे ही पीटते रहा तो मैं यहीं पे मर जाएगा। और फिर तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर उसे समझदारी भागने में ही दिखाई देती है। वो भागते हुए कहता है कि मैं साला कभी भी ऐसे नहीं मरूंगा। तभी वो दोबारा से चूतिए जैसे
जैसी हरकत करता है। वो कहता है कि मैं तो बॉस चोई हूँ, तो मुझे भागना क्यों है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल पहले इसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी और इसने अपने मुक्के का यूज नहीं किया था, पर मैं ऐसे नहीं भाग सकता, मैं क्या करूँ यार। तभी उसे याद आता है कि एक्सरसाइज क्लास में एक पार्क सियोंग नाम का बंदा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बंदा पैसों के लिए कुछ भी करेगा। तो वो भागते हुए उसके पास जाता है और कहता है कि पार्क सियोंग। सियोंग कहता है कि बॉस आपके चेहरे को क्या हो गया। वो कहता है कि सियोंग यार मेरी मदद कर। और तभी हम देखते हैं कि हांजुन भी वहाँ पे पीछे से आ गया। चोई कहता है कि सियोंग अगर तू इस चूतिये को मार देगा तो मैं तुझे 1 मिलियन वॉन दूंगा, तो प्लीज यार कुछ कर, ये साला पागल हो गया है। सियोंग कहता है कि अरे ये तो हांजुन है ना, और आप इसको मारने का 1 मिलियन दोगे। चोई कहता है कि हाँ भाई हाँ। सियोंग कहता है कि ठीक है, पर मैं 2 मिलियन वॉन लूंगा, चलो डील पक्की। चोई कहता है कि हाँ यार ले लेना, पहले उसको मार तो सही। और अपने मन में कहता है कि साला लुटेरा कहीं का, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सियोंग अपने डंबल्स को फेंक देता है और वो हांजुन से कहता है कि भाई मुझे माफ करना क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और मैं अपना एडमिशन फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हांजुन कुछ नहीं बोलता, वो सोचने लगता है और कहता है कि तुझे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सियोंग कहता है कि हाँ भाई। तभी हांजुन उसको पैसे निकाल के देता है और कहता है कि अगर ये बात है तो मुझे और तुझे लड़ना नहीं चाहिए, तो ये ले पैसे रख और भाड़ में जा। सियोंग इतने सारे पैसे को देख के चौंक जाता है और वो हांजुन से पैसे लेके बोलता है कि थैंक यू भाई मदद करने के लिए, और मैं पक्का इस पैसे का इस्तेमाल अच्छी जगह करूंगा। ये सब देख के तो चोई की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि साले गद्दार। पर तभी हांजुन उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखता है। तभी हम देखते कि चोई वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगता है, पर तभी हांजुन उसे जोरदार लात मारता है जिससे वो बाहर जाके गिरता है। और वहीं पे प्रिंसिपल होता है। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो देखता है कि क्लास के अंदर से पार्क हांजुन बाहर आ रहा है। प्रिंसिपल कहता है कि पार्क हांजुन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कर क्या रहे हो। हम देखते कि पार्क हांजुन उसकी तरफ देखता तो है पर कोई जवाब नहीं देता। और उसके बाद प्रिंसिपल उन सबको अपने कैबिन में बुलाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो हांजुन को कहता है कि तुम क्या कोई गैंगस्टर हो, तुम अपने दोस्त को ऐसे कैसे पीट सकते हो। जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में थे तुमने बहुत सारी गुंडागर्दी करी थी, पर मैंने हर चीज को इग्नोर कर दिया था और इन सब का कारण था कि तुम्हें स्कूल से भगा ना दिया जाए, पर तुमने दोबारा से गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी और मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि इतना पिटाई करने के बाद भी चोई उसकी तरफ एटीट्यूड में देख रहा है। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें सोच समझ के कुछ भी करना चाहिए, तुम्हें अपने पिता पे दया नहीं आती। अपने पिता का नाम सुनते ही उसने चोई को जोरदार मुक्का मारा, और वो भी प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल कहता है कि पार्क हांजुन तुम क्या पागल हो गए हो, और फिर वो हांजुन को पीछे से रोकता है, नहीं तो वो तो आज मार ही डालता चोई को। चोई कहता है कि साला मेरी तो आज हालत ही खराब हो गई है। इधर हांजुन उसे एक और मुक्का मारने वाला था, पर तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो कहता है कि पार्क हांजुन अब रुक भी जाओ। और हम देखते हैं कि पार्क हांजुन उसकी तरफ देखने लगता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहीं पे बैठ जाता है। तभी प्रिंसिपल पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं हूँ मिस्टर किम और मैं आया हूँ केआर लॉ फर्म से। प्रिंसिपल कहता है कि केआर लॉ फर्म, ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल लॉ फर्म है। वो चौंकते हुए कहता है कि केआर लॉ फर्म का लॉयर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सीईओ जुनवू को देखते हैं और हांजुन उससे पूछता है कि आपने क्या किया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल लॉयर से बात करने के बाद इनका गुलाम हो जाता है और चोई को भी लात मार के स्कूल से भगा दिया गया। जुनू कहते कि क्या ये इतना ज्यादा आसान था इस बार। वैसे क्योंकि चोई ने तुम्हें सामने से बुली करा है तो हाँ वो इसकी कीमत भी चुकाएगा। हांजुन कहते कि और प्रिंसिपल का क्या। जुनू कहते कि उसको तो पटरी पे लाना और ज्यादा आसान था, क्योंकि मेरे पास उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा है और जब मैंने उसे दिखाया तो वो मेरा गुलाम बन गया। तो हाँ हम अभी प्रिंसिपल को नहीं पीटेंगे, हम उसे बाद में मारेंगे, क्योंकि अगर हमें चोई को जुवेनाइल प्रिजन में भेजना है तो हमें प्रिंसिपल को अपनी तरफ करना होगा। और जैसे ही चोई जेल में चला जाएगा उसके बाद हम प्रिंसिपल को भी कूट देंगे, क्योंकि यार मैं अपना टैक्स इन जैसे चूतिया टीचर के लिए थोड़ी भरता हूँ। वैसे यार तुम बताओ अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि तुमने इतने लंबे अरसे के बाद अपने मसल का यूज करा, तो शायद अब तुम जिंदा
फील कर रहे हो और मैं भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है। हानजुन बोलता है कि हाँ जरा सा। सीईओ जुनवू कहते हैं कि जरा सा। जुनवू कहते हैं कि तुम मुझे अभी थैंक यू मत बोलो क्योंकि अभी भी बहुत चीज बाकी है तुम्हें करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब हमें बात करने की जरूरत है। तो पार्क हानजुन चलो एक साथ अच्छे से काम करें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पार्क हानजुन भी हमेशा की तरह कुछ बोलता नहीं है पर उसकी हामी थी। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 3। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चोई को देखते हैं जो कि इस बात पे बेहद गुस्से में था कि पार्क हानजुन ने उसे कुत्ते की तरह पीटा। वो कहता है कि पार्क हानजुन तुझे क्या लगता है मैं तुझे जाने दूंगा और तुझे लगता है कि मेरा अंत ऐसे होगा? नहीं, मैं कभी नहीं मरूंगा, बल्कि पार्क हानजुन मैं आ रहा हूँ तुझे जान से मारने। और फिर हम देखते हैं कि चोई अपने घर से बाहर निकल गया और ऐसा लगता है कि वो किसी से मिलने जा रहा है। तो हाँ, वो एक अपार्टमेंट के बाहर आके रुक जाता है और फिर वो अपार्टमेंट के अंदर जाता है जहाँ पे वो दरवाजे पे दस्तक देता है। तो दरवाजे के खुलने के बाद वो पूछता है कि तुम कौन हो भाई? तो जवाब में चोई बोलता है कि मैं हूँ प्रेसिडेंट चोई और मैं यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को चेक करने आया हूँ। तो वो बंदा जिसने दरवाजा खोला था वो कहता है कि प्रेसिडेंट चोई, वो कहता है कि प्रेसिडेंट चोई आप अंदर आइए, आप एकदम वक्त पे आए हो। और वो अपने लीडर से कहता है कि जिनसुंग देखो प्रेसिडेंट चोई आए हैं। तभी हम जिनसुंग और उसके बाकी के लोगों को देखते हैं जो किसी को बेरहमी से पीट रहे थे। जिनसुंग कहता है कि तो तुम यहाँ पे आ गए और वो कहता है कि देखो ये तुम्हारा बंदा है ना जिसे तुमने पीटने के लिए कहा था। तो हाँ, वो सूजोंग होता है जिसने चोई की बात नहीं मानी थी पिछले चैप्टर में। इसी वजह से चोई के कहने पे जिनसुंग के आदमी इसको पीट रहे थे। जिनसुंग कहता है कि लड़कों जल्दी से ये सब साफ करो क्योंकि हमारे घर पे एक मेहमान आया है। चोई कहते कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। तभी वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि हाँ हमारी तो खून खराबे में रहने की आदत हो गई है। तभी जिनसुंग बोलता है कि चोई क्या बात है क्योंकि तुम कभी भी खुद से यहाँ पे नहीं आते। चोई कहता है कि हाँ वो क्या है ना कि मैं आज आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने आया हूँ। जिनसुंग कहता है कि क्या एक बड़ी रिक्वेस्ट? अच्छा वैसे ये रिक्वेस्ट कितनी ज्यादा बड़ी है? चोई कहता है कि तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें 10 मिलियन वॉन दूंगा। वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि 10 मिलियन वॉन? वाव यार तुम्हारे पास तो इतना पैसा है। वो जिनसुंग से कहता है कि भाई इतना मत सोच, इस डील को फाइनल कर। तभी जिनसुंग गुस्से में बेसबॉल के बल्ले से उस पीले बाल वाले लड़के को जोर से पीटता है। चोई भी इस नजारे को देख के चौंक सा जाता है। जिनसुंग कहता है कि ये अमाउंट मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है और क्या तू चाहता है कि मैं कस्टमर के सामने तुझे कुत्ते की तरह पीटूं? पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि बॉस मुझे माफ करना। तभी जिनसुंग कहता है कि देखिए मिस्टर चोई, आप मुझे नॉर्मल आदमी नहीं लगते जितना आप पैसा दे रहे हो। तो चोई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पार्क हानजुन को ठिकाने लगा दो। जिनसुंग कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे 10 मिलियन इसीलिए दे रहे हो ताकि मैं पार्क हानजुन को पीट दूं? और क्या ये बुली करना नहीं हुआ? क्योंकि पार्क हानजुन तो बस एक बच्चा है। चोई कहता है कि ये 10 मिलियन तो बस मैं एडवांस दे रहा हूँ, एक बार काम खत्म कर दो मैं तुम्हें डबल दूंगा। तो जिनसुंग इतनी बड़ी राशि को देख के लालच में आ जाता है। वो कहता है कि ओके प्रेसिडेंट चोई, डील डन। तभी हम एक छोटे से घर को देखते हैं जो कि बहुत पहले जल चुका था और वहाँ पे हम सीईओ जुनवू को देखते हैं जो कि उस घर में जाते हैं और कहते हैं कि मैं घर पे आ गया और हाँ मैंने आने में देर कर दी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ और हाँ माफ करना मैं दोबारा से चिकन खरीद के लाया हूँ। और तुम सोच रहे होगे कि चिकन का अभी क्या, वैसे यार फ्राइड चिकन बहुत अच्छे होते हैं। और फिर वो एक फोटो की तरफ देख के बोलते कि एक बार तुम्हारे पिता ने मुझे चिकन खिलाया था और सच में वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था और हाँ मैं हमेशा उसके बारे में सोचते रहता हूँ। तो हाँ शायद अब मुझे खा लेना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। और हाँ पूरे 2 साल हो गए कि मैंने फ्राइड चिकन को हाथ तक नहीं लगाया। और फिर वो गुस्से में आके बोलते कि 2 साल हो गए और अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात है। उसके बाद वो उदास होके वहीं पे बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वो कहते कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और हाँ शायद मैं लंबे समय तक यहाँ पे दोबारा ना आऊँ क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। और हाँ जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा था वो भी प्रोग्रेस में है। उसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे उनका वकील एम्प्लॉय कहता है कि सर मुझे लगता है कि चोई कोई प्लान बना रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो जुनवो कुछ देर के लिए सोचने लगते हैं और वहाँ से जाते जाते कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना मेरा तरीका,
कि मैं किसी भी चीज को ठीक से नहीं करता। वो कहता कि हाँ सर, मैं तो अपने एम्प्लॉय होने के नाते बोल रहा था। उसके बाद रात हो जाती है और हम हानजुन के फ्लैट को देखते हैं, जहाँ पे हानजुन के पिता किसी से फोन पे बात कर रहे थे, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उनकी दोबारा से जॉब लग गई। और वो फोन को कट कर देते हैं और सीधा अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे पापा को दोबारा से जॉब मिल गई। तो हानजुन अपने पापा को बधाई देता है। उसके पापा बोलते कि सारी चीजें एकदम से सही होने लगी और हंसते हुए बोलते कि हानजुन, ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो हानजुन कहता है कि डैड, मैं वर्कआउट के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो कहते कि ठीक है बेटा, और सुबह जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बना दूंगा। तो हानजुन बोलते है कि ठीक है डैड, और हम देखते कि उसके पापा बहुत ज्यादा खुश है। तो हानजुन भी मन ही मन खुश था। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो वर्कआउट के लिए अपनी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी उसके मोबाइल पे किसी का कॉल आता है और वो जुनवू होते हैं, जो कहते हैं कि यार चोई ने कोई ना कोई प्लानिंग करी है और शायद उसने कुछ भाड़े के टट्टुओं को तुम्हारे पीछे भेजा है। वैसे मुझे चिंता इस बात की बिल्कुल भी नहीं है, तो ठीक है, जब भी वो आए मुझे कॉल कर देना। तभी हम देखते कि हानजुन बात करते करते अपनी बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। जुनू पूछते कि क्यों? हानजुन कहता है कि क्योंकि वो भाड़े के टट्टू सबके सब मेरे सामने हैं। तभी जिनसुंग कहता है कि पार्क हानजुन, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हानजुन कहता है कि तू कौन है बे? पर तभी वो अपने पीछे की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि एक कार बहुत तेज गति से उसकी तरफ आ रही है और वो होता है पीले बाल वाला लड़का, जो बोलता है कि मैं 20 मिलियन लेके रहूंगा। तभी हानजुन उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखता है और फिर वो एकदम से उस कार की तरफ भागने लगता है और भागते भागते वो कार के बेहद नजदीक आ जाता है। वहाँ पे उपस्थित सारे लोग सोचते कि ये साला पागल वागल हो गया है क्या? और तभी हानजुन अपने पैरों से उस कार को रोक देता है। वो पीले वाले ड्राइवर की तो हालत ही खराब हो जाती है और उसका कार से नियंत्रण टूट जाता है, जिससे वो अपने आदमियों को ही लुढ़का देता है। और इसी बीच हानजुन भी उस कार से फिसल के रोड पे गिर जाता है और हम देखते कि उसके फेस से खून निकल रहा है। तभी जिनसोंग के लोग बोलते कि साला इस चूतिये ने तो मुझे डरा ही दिया था, और यार ये करना क्या चाहता था? ये खुदकुशी करना चाहता था या हमें ब्लैकमेल करना चाहता था? तभी जिनसुंग कहता है कि नहीं, ये इस सवाल का जवाब नहीं है। तभी वो पार्क हानजुन की तरफ देखता है, जो कि बहुत गुस्से में था, और फिर वो अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि हाँ चूतियों, तुम लोगों ने अब मेरा दिमाग वाकई में खराब कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 4। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पार्क हानजुन को देखते हैं, जो कहता है कि चूतियों, अब तुमने मेरा दिमाग वाकई में खराब कर दिया है। और फिर वो बेहद गुस्से में उन सब की तरफ देखता है। जिनसुंग कहते हैं कि ये साला तो 2 साल से आराम कर रहा था, पर फिर भी इसकी बॉडी कितनी पावरफुल है, पर फिर भी इससे कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि घाव इसके भी बनेंगे और चोट इसे भी लगेगी। पर तभी अचानक से आसपास के लोग जग जाते हैं। वो चिल्लाते कि ओए नीचे क्या कर रहे हो? कुछ लोग कहते कि शायद वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और क्या वो लड़का ठीक है? तभी हम जिनसुंग को देखते हैं, जो एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि लड़को यहाँ से चलो, क्योंकि हम लोग रिट्रीट कर रहे हैं, समझ गए ना? और वो जाते जाते बोलता है कि हानजुन, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। और फिर वो लोग अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हानजुन वहाँ पे रुकता नहीं है, वो एकदम से भागने लगता है और उनके कार का पीछा करने लगता है। कार के अंदर के लोग बोलते कि वो हमारा पीछा कर रहा है। दूसरा कहता है कि क्या कहा? तभी एक बंदा अपना मिडिल फिंगर दिखा के बोलता है कि ओए चूतिया, हमसे पंगा मत ले। चौथा हंसते हुए कहता है कि वो चूतिया है साला, उसे लगता है कि वो हमारी कार को पकड़ लेगा। और तभी वो देखते कि हानजुन कार के बेहद करीब आ गया है। वो कहते कि साला ये हो क्या रहा है? और फिर हानजुन जंप मार के उनके कार की छत पे पहुंच जाता है और फिर वो अपनी मुट्ठी को बहुत जोरों से बांधता है और कार के पिछले शीशे को ब्रोक कर देता है। और उसके बाद वो एक बंदे का कॉलर जोरों से पकड़ लेता है और ये वही बंदा है जिसने हानजुन को मिडिल फिंगर दिखाई थी। और तभी हानजुन गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ के कार से जंप लगा देता है, जिसके बाद उस लड़के का सर सीधा रोड पे जाके टकराता है। इधर एक बंदा जिनसोंग से कहता है कि बॉस, वो तो सूहो को ले गया। पर जिनसोंग कहता है कि ओए कार को मत रोकना, चलाते रहे। इस पर वो लड़का बोलता है कि क्या आपने अभी क्या कहा? जिनसोंग कहते कि चूतिए, अपना मुंह बंद कर और तू कार चलाबे। और वो जूहो की परवाह किए बगैर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जूहो कहता है कि साला मेरे सर पे बहुत जोरों से लगा है। तभी उसे हानजुन की आवाज सुनाई देती है कि ओए, वो सारे के सारे कमीने कहाँ जा रहे हैं? सूहो कहता है कि कहाँ जा रहे हैं मुझे क्या पता, उन्होंने बताया थोड़ी था। पर तभी उसे एक जोरदार पंच लगता है, क्योंकि वो हानजुन के गुस्से को नहीं जानता था। हानजुन उससे दोबारा कहता है कि जवाब दे। सूहो कहता है कि चूतिया, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे बता दूंगा? वैसे कोशिश करते रहे, हो सके तो मैं तुझे हिंट जरूर दूंगा। और तभी हानजुन उसे दोबारा जोरदार पंच मारता है और कहता है कि जवाब दे। फिर वो बिना रुके
एक के बाद एक बहुत सारे पंच उसके फेस पे दे मारता है। तभी हमें जिनसुंग का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सबके सब पार्टी कर रहे थे और हम देखते कि सबके सब शराब के नशे में झूम रहे हैं। जिनसुंग कहता है कि लड़कों तुमने आज अच्छा काम किया पर ज्यादा दारू मत पीना। वो सबके सब कहते हैं कि ओके बिग ब्रदर। इधर हम चोई को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से में था और वो अपने शराब की ग्लास को बहुत जोर से टेबल पे दे मारता है और वो कहता है कि ओए जिनसुंग तुझे क्या मजाक लग रहा है और तुम साले चूतिए लोग इतना जश्न किस बात का मना रहे हो? तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने तीर मार दिया जबकि तुम लोग तो पार्क हांजुन को छू तक नहीं पाए। वो सारे लोग पार्टी को छोड़ के उसकी बातें सुनने लगते हैं। चोई कहते हैं कि जबकि मैंने तुम्हें सबसे पहले पैसा दिया फिर भी तुम लोगों ने अपना काम नहीं किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर पार्क हांजुन यहाँ पे आ गया तो क्या तुम लोगों ने कोई तैयारी करके रखी है? चोई की बात सुन के हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है और तभी जिनसुंग भी अपना ग्लास टेबल पे रख देता है। वो चोई से कहता है कि देख भाई मुझे पता है कि तू किस बारे में बातें कर रहा है और तुझे क्या लगता है कि यहाँ पे आना किसी का भी अच्छा आइडिया है? और एक बात और, इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिखाना जायज नहीं है। जिनसुंग कहते हैं कि चोई तुमने ये कहावत सुनी है कि नहीं कि जिस चाकू से हम मुर्गे को काटते हैं उसी चाकू से हम बैल को भी काटते हैं। और तभी जिनसुंग गुस्से में अपने ग्लास को फोड़ देता है और कहता है कि चोई तूने हमें एक टाइगर का शिकार करने के लिए कहा है और वो चाकू जो मुर्गे और बैल को काट सकती है क्या तू उस चाकू से टाइगर को काट सकता है? नहीं जाने दे, क्या तू उस चाकू से टाइगर को मार सकता है? अरे मारने की बात तो छोड़ ही दे, तू उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। तो कम से कम इस बात को सोच जो मैंने अभी तुझसे कहा। क्या तुझे पता है कि पुराने दौर में लोग टाइगर का शिकार कैसे करते थे? ये बहुत आसान था। उसके लिए हम दर्जनों भरे पागल कुत्तों की फौज लाते थे और क्योंकि एक गुस्सैल टाइगर चुपचाप शांति में रहना पसंद करता है तो वो कुत्ते उसे 1 महीने 2 महीने और तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक कि वो मरना ना चाहे। तो हाँ, इसी तरह हम भी अपने प्लान को अंजाम देंगे और मैं शिकार करूंगा पार्क हांजुन का। और तभी हमें एक टाइगर दिखाया जाता है जिसे कुत्तों ने घेर रखा है और यहाँ पे ये जख्मी टाइगर हांजुन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तभी उन्हें अपने दरवाजे पे बहुत ही जोरदार दस्तक सुनाई देती है। हर कोई इस आवाज को सुन के डर जाता है। एक बंदा कहता है कि भाई मेरी सच में फट गई है। दूसरा कहता है कि आखिर ये हो क्या सकता है? अरे 1 मिनट रुकना, ये तो एक लोहे का दरवाजा है फिर भी इसमें डेंट आ गया। उस दरवाजे की कंडीशन को देख के इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिनसुंग कहता है कि ओए कोई जाके चेक करो कि ये कौन है। वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि बॉस मुझे लगता है कि साला कोई पागल आदमी है और फिर वो जाके दरवाजे की छेद से बाहर देखता है पर तभी उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पार्क हांजुन था। को ये देख के डर जाता है कि पार्क हांजुन यहाँ पे आ गया। वो कहते हैं कि सबके सब अपने हथियार बाहर निकाल लो। जिनसुंग कहता है कि ओए इतना एक्साइटेड मत हो जाओ यार, वो पार्क हांजुन है तो क्या हुआ, लोहे का दरवाजा कोई नहीं तोड़ पाएगा और अगर तुम उसे अकेला छोड़ दोगे तो वो चुपचाप जहाँ से आया है वहीं पे चला जाएगा। पर तभी सब लोग देखते हैं कि दरवाजे के पीछे से अब कोई आवाज नहीं आ रही है। वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि क्या वो सच में चला गया? वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ उसे जाना ही था क्योंकि पार्क हांजुन की भी इतने सारे लोगों से अकेले लड़ने में फट जाती है और तभी उसकी खुशी दुख में बदल जाती है और वो एकदम से चिल्लाने लगता है कि अरे ये सब क्या है, क्योंकि वो देखता है कि बालकनी के बाहर किसी का हाथ है जो कि ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और वो पार्क हांजुन होता है जो कि शीशे को तोड़ के अंदर की तरफ आ जाता है। उसको अपने सामने देखने के बाद जिनसुंग की भी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये चूतिया सच में पागल है क्योंकि यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं है और वो कहता है कि साला हम तो तीसरी मंजिल पे थे फिर वो आया कैसे? और तभी हम देखते हैं कि वो पाइप के सहारे तीसरी मंजिल तक पहुँच गया था। उसके बाद हांजुन वहाँ से बहुत ऊंची छलांग लगाता है और फिर वो एक बंदे को बहुत जोरदार पंच मारता है। हांजुन के एक पंच से उस बंदे का दांत टूट जाता है और वो दूर जाके गिरता है। तभी कुछ बंदे पीछे से उसके ऊपर बेसबॉल और चाकू से हमला करते हैं पर तभी हांजुन एक बंदे को अपने पैरों से और दूसरे को अपने हाथ से उठा के पटक देता है। वो एक के बाद एक हर किसी की हालत खराब कर देता है और तभी हम देखते कि वो अपना डेडली पंच किसी पे तो मार रहा है। हम देखते कि उसने अपने एक पंच से एक साथ 2-3 बंदों को निपटा दिया। हांजुन की पिटाई के बाद ऐसा लगता है कि ये सारे लोग कोमा में चले गए। उसके बाद हांजुन गुस्से में अपने पीछे की तरफ पलट के देखता है और कहता है कि अब कौन आएगा जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 5। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हांजुन बोलता है कि जिसको भी अपनी जान प्यारी नहीं है वो आगे आ जाए। तभी हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उसे एक साथ घेर लिया है और हम हांजुन को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में है। वो बोलता है कि चूतियों आगे आओ। तभी हम चोई को देखते हैं जो कहता है कि साला हमारी तो हालत
हालत खराब हो गई है और ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए एक अशुभ घड़ी है। पर ये कमीना ये तो साला टेंशन में ही नहीं है। और यहाँ पे चोई जिनसोंग की बात कर रहा था। चोई कहता है कि इन लोगों ने मिलके पार्क सियोंग की हालत खराब कर दी थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये तीनों एक साथ दोबारा से आ जाए तो ये लोग पार्क हांजुन को निपटा देंगे। और अगर ये सारे एक साथ काम करे तो मुझे लगता है कि ये लोग पार्क हांजुन के लेवल तक पहुंच जाएंगे, या हो सकता है कि उससे भी हायर लेवल तक पहुंच जाए। तभी हम जिनसोंग को देखते हैं जो कहता है कि लड़कों इसको पकड़ लो। और फिर वो सारे बंदे अपने अपने हथियार के साथ एक साथ पार्क हांजुन पे हमला करते हैं। तभी पार्क हांजुन उनकी तरफ एकदम गुस्से में देखता है और फिर वो अपने काम में लग जाता है। वो सबसे पहले वाले आदमी को अपने पैरों से गिरा के और सीधा उसके पैरों को अपने हाथ से पकड़ लेता है। हम देखते कि पार्क हांजुन ने अपने एक हाथ से उस आदमी को उठा लिया है। वो आदमी भी एकदम से डर जाता है। तभी हांजुन उसे जोरों से फर्श पे दे मारता है। तभी एक बंदा पीछे से बेसबॉल वाले बल्ले से हांजुन के ऊपर हमला करता है पर हांजुन इजीली उसके हमले को डॉज कर देता है। और अगले ही वक्त उस बंदे की गर्दन हांजुन के हाथों में थी। फिर क्या हांजुन ने उसकी गर्दन को पकड़ के सीधा फर्श पे दे मारा। तभी हम उस पीले बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि बेसबॉल वाले बैट के साथ है। और हम देखते हैं कि हांजुन का उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो तो उस वक्त पे किसी और को निपटाने में व्यस्त था। तभी मौके का फायदा उठा के वो पीले बाल वाला लड़का अपने बेसबॉल से उसके सर पे बहुत जोरदार हमला करता है और कहता है कि इस बार तो मैंने सटीक मारा है, साला उठ भी नहीं पाएगा। पर तभी वो देखता है कि उसका बैट तो एकदम टूट गया है। पर तभी वो हांजुन के गुस्से और खून से भरी हुई निगाहें देखता है और हांजुन उसे इतने जोरों से मारता है कि वो सीधा बिल्डिंग के बाहर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि उसके बैक पे बहुत जोरों से चोट लगती है। और तभी हम देखते हैं कि एक बाइक इनके अपार्टमेंट के सामने आके रुक जाती है और जब वो अपना हेलमेट उतारती है तो हम देखते हैं कि वो तो एक लड़की है जो आसपास का नजारा देख के बोलते कि वाव यार कितना डरावना है। तभी वो पीले बाल वाला लड़का उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि क्या मैं मर गया, क्या मेरी चूतिया जैसी जिंदगी का यहीं पे अंत लिखा था और मैं कहाँ पे हूँ। और तभी वो उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि ओए पार्क हांजुन को तुमने देखा क्या। वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि हाँ मेरी एंजल वो ऊपर है। वैसे मेरी प्यारी एंजल क्या तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है। और तभी वो लड़की उसकी तरफ अपना हेलमेट चला के फेंकती है और उसके बाद वो किसी को कॉल करती है। वो कहती है कि पार्क हांजुन एकदम तबाही मचा रहा है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और शायद वो किसी और के घर को बर्बाद कर देगा। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं। तो वो किसी और से नहीं बल्कि सीईओ जुनू से बात कर रही थी। वो पूछते हैं कि पार्क हांजुन है कहाँ पे। वो लड़की कहती है कि मिस्टर सीईओ मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, पर क्या आपको पता है कि यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो प्लीज जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। तभी ये उन्हें 2 बैग की फोटो भेजती है और कहती है कि मुझे ये बताइए कि मैं कौन सा खरीदूं। और वो कहती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ तो मैं अभी आपको लोकेशन नहीं भेज पाऊंगी, प्लीज मुझे बताइए। तो जुनू कहते कि मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं, तुम दोनों ले लो। वो लड़की बोलती है कि जैसा सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हो मिस्टर सीईओ, थैंक यू सो मच। उधर से जुनू कहते कि जो भी है यार पहले मुझे लोकेशन बताओ। तभी हम देखते कि वो जुनू को लोकेशन भेज देती है। इधर हांजुन ने मार मार के हर किसी का बुरा हाल कर दिया था। तभी हम चोई को देखते हैं जो साला कुत्ते की तरह पीटा है फिर भी ये सुधरता नहीं है। तभी जिनसोंग कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं हार गया, मुझे माफ करना। पर यार मुझे एक बात बताओ कि तुमने अभी तक मेरे ऊपर एक भी हाथ नहीं उठाया, तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या। बताओ तुम्हें पैसा चाहिए, लोग चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम एक बार अपना मुंह खोल दो। तभी हांजुन गुस्से में कहता है कि नहीं और फिर वो जिनसोंग का गला बहुत जोरों से पकड़ लेता है। जिनसोंग दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हांजुन कहता है कि मैं तुझे कुत्ते की तरह पीटूंगा। जिनसोंग कहते हैं कि अरे साला मेरी हालत खराब हो गई है और वो अपने बचाव में अपने पैरों से हांजुन के ऊपर हमला करता है। पर तभी हांजुन अपने हाथों से एक मोटा सा डंडा उठाता है और वो जिनसोंग को बहुत जोरों से मारता है। जिनसोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि आखिरकार हांजुन ने अपना डेडली पंच उठा ही दिया और फिर वो पंच जाके सीधा जिनसोंग के फेस पे लैंड होता है। जिनसोंग की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई बंदा इनके फाइट को छिप के देख रहा है और वो पता नहीं कौन था पर वो देख के घबरा जाता है और उसके बाद वो बहुत जोरों से रोने लगता है। वो हांजुन का हाथ पकड़ के बोलता है कि प्लीज यार जाने दो यार प्लीज। हांजुन उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखता है पर वो आदमी रोने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरे घर को बर्बाद मत करो।
वो कहता है कि पहले इन चूतियों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया और अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो तुम आके मेरे घर को बर्बाद कर रहे हो। और अगर तुम लोगों को फाइट करनी है तो बाहर जाके करो ना, मेरे घर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझे जवाब दो कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी बातें सुन के हांजुन का गुस्सा कम हो जाता है और तभी हम देखते कि वहाँ पे CEO जुनवू की एंट्री हो जाती है। वो जैसे ही दरवाजे के अंदर आते हैं तो कहते कि वाव यार, यहाँ पे कितनी ज्यादा तबाही मची है। वो हांजुन से कहते कि यार तुमने इस घर को कितना बर्बाद कर दिया, मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। तभी वो आदमी रोते हुए कहता है कि तो तुम हो, तुमने मेरे घर को बर्बाद करने के लिए कहा था, और तुम मुझे अपना नाम बताओ कि तुम हो कौन? तो वो कहते हैं कि मैं ओजे ग्रुप का CEO ओह जुनवू हूँ और मैं तुम्हारे घर के मामले में तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, मैं उसका 5 गुना तुम्हें दूंगा। वो आदमी कहता है कि ओजे ग्रुप का CEO, तुम्हारे पास तो भर भर के पैसे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 10 मिलियन वॉन दे दो। तो जुनवू कहते हैं कि ये लो 50 मिलियन वॉन, जैसा मैंने कहा था। इस पर वो मकान मालिक इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इधर हम जिनसोंग को देखते हैं जो कहता है कि साला ये हांजुन मॉन्स्टर है और कोई भी इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी उससे जीत नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते छत से छलांग लगा देता है। उसे लगता है कि वो अब वहाँ से बच निकला है, पर उस बेचारे को तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि किसी ने उसका कॉलर बीच से पकड़ लिया है। तो हाँ, वो हांजुन होता है जिसने उसको हवा में लटका दिया है। वो पीछे पलट के देखता है कि वो तो बीच हवा में लटक गया है। वो हांजुन को बोलता है कि मुझे जाने दो। हांजुन गुस्से में कहता है कि चूतिए, मैंने तुझे अभी तक जाने की इजाजत नहीं दी है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 6। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हांजुन को देखते हैं जो कहता है कि अभी मैंने तुझे इजाजत नहीं दी है भागने की। तभी जिनसुंग कहता है कि अगर मैं उसके हाथ लग गया ना तो मेरी जान चली जाएगी, तो भलाई इसी में है कि मैं किसी तरह यहाँ से जान बचा के भागूं। और तभी वो अपने पॉकेट में से एक चाकू निकालता है और उस चाकू को हांजुन की तरफ घुमा देता है। तभी हम देखते कि हांजुन उसको छोड़ देता है। जिनसुंग बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैंने कर दिखाया और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। पर वो शायद ये भूल गया था कि वो तीसरे मंजिल पे था और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी हड्डियां तो टूटनी ही थी। तो हम देखते कि वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, पर अर्थ की ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींच ही लिया। उसको बहुत ही जोरों से चोट लगता है और फिर भी वो कैसे भी लंगड़ाते हुए वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका मानना था कि जान है तो जहान है। तभी CEO जुनवू कहते कि वाव यार, उस बंदे के अंदर जीने की ललक कितनी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि जिनसुंग के गैंग का एक बंदा बहुत जोरों से हंस रहा है और वो हांजुन और जुनवू की तरफ देख के बोलता है कि साले चूतिए मूर्ख कहीं के, तुम दोनों ने खुद को एक बहुत ही बड़े मुसीबत में डाल दिया। हांजुन और जुनवू उसकी बात को समझ नहीं पाते। वो कहते कि तू बोलना क्या चाहता है। वो लड़का बोलता है कि तुम लोगों को तो पता भी नहीं है ना कि हम लोग किसके लिए काम करते हैं। सही कहा ना? अरे हम लोग तो बस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि जिस बंदे को तुमने अभी मारा वो क्या हमारा बॉस है? अरे उस आदमी के पिता पीजे हाइवुन के CEO है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मछुआरे लोग कितने भयानक लोग होते हैं, और तुमने तो उसी बंदे से पंगा ले लिया। वो लड़का कहता है कि वो लोग इतने अमीर है ना कि तुम्हारे मुंह से एक चू तक नहीं निकलेगी और वो तुम्हें गायब कर देंगे। तभी जिनवू हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, फिर तो वो लोग बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं और शायद हमें अब डरना चाहिए। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं और उसी के अंदर हम जिनसुंग को देखते हैं जो अपने पिता से मिलने आया था। और उसके पिता का नाम वांग हैरोंग होता है जो कि पीजे हाइवुन कंपनी के CEO है। और वो अपने बेटे की ऐसी हालत देख के चौंक जाते हैं। उसके पिता जिनसुंग से पूछते कि बेटा तुझे हुआ क्या और किस चूतिए की हिम्मत हुई जो मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। जिनसुंग कहता है कि पापा, क्या आप मेरे लिए 2 लोगों का ख्याल रखोगे? तो हम देखते कि उसके पिता कोई जवाब नहीं देते। वो कहते कि बेटा, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम अपनी पूरी लाइफ इस फैसले पे पछताओगे। जिनसुंग कहता है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर उसके पिता बोलते हैं कि ठीक है, मुझे वजह बताओ। वो कहता है कि पापा, मुझे आज कुछ चूतियों ने पीट दिया। उसके पिता बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तू घर से भागने के बाद एक मर्द बन गया है, लेकिन बेटे तेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा जब तू ऐसी कंडीशन पे मुझसे मदद मांग रहा है। वो अपने बेटे को कहते कि सबसे पहले तू मुझसे नजरें मिला और देख बेटा, अगर इस दुनिया में तू किसी से भी मदद मांग रहा है तो उन्हें कभी भी खुद की कमजोरी और लापरवाही को मत दिखाने देना, वरना जो लोग तेरी मदद करना चाहते हैं ना, वो चाह के भी तेरी मदद नहीं करेंगे। तो मैंने जो भी बोला उसको
एक बार ध्यान से सोचना और उसके बाद तू दोबारा मुझसे मदद का पूछ, और पूछते वक्त ऐसा दिखना चाहिए कि तू कोई भी खतरा झेलने के लिए तैयार है। तो हम देखते हैं कि जिनसुंग अपना चश्मा उतार के अपने आंसुओं को पोंछता है और वो कहता है कि पापा मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी कीमत पे उन कमीनों को जान से मार दो। उसके पापा खुश होके बोलते कि ये हुई ना मर्दों वाली बात, अब तू लग रहा है कि मेरा बेटा है। उसके बाद वो किसी को कॉल करते हैं जिसका नाम कीम होता है और वो उसको बोलते कि शायद मुझे 2 ड्रम्स की जरूरत पड़ सकती है, और फिर वो कहते कि चलो उन बेपरवाह चूतियों को सबक सिखाए। और उसके बाद हम देखते कि बहुत सारी कार में कुछ लोग लोकेशन पे जा रहे हैं और फिर एक के बाद एक वो पूरी कार उसी लोकेशन पे जाके रुक जाती है और कार के अंदर से जिनसुंग और उसके पापा के साथ साथ बहुत सारे लोग उतरते हैं। और हाँ, इनमें से एक बंदे के हाथ में ड्रम भी था। तभी हम जिन्वू को देखते हैं जो कहते हैं कि एक बच्चे के झगड़े में इतने सारे कीड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी जिनसुंग के पापा बोलते कि तुम बच्चों को शायद मरना है। तभी जिन्वू कहते कि अरे कम ऑन यार, इस दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। और वो कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है? क्यों, सही कहा ना, CEO वांग है रॉन्ग। तो CEO वांग उसकी बात को सुन के चौंक जाता है और वो कहता कि चेयरमैन ओ जुनवू, और मन में कहता है कि क्या ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और हम देखते कि चेयरमैन जुनवू को देख के उसकी हालत खराब हो गई है। तभी जिनसुंग के पापा को उसकी कंपनी से कॉल आता है और वो होते हैं डायरेक्टर नाम, जो कहते कि सर हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि हमारी इस साल की सेकेंड हाफ की जितनी भी डील थी ओजे ग्रुप के साथ वो सारी एकदम से कैंसिल हो गई। मिस्टर वांग तो इस बात को सुन के चौंक सा जाते हैं। तभी फोन पे डायरेक्टर नाम आगे बताते कि सर हमें वजह तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ चेयरमैन ओ जुनवू ने पर्सनली इन सारे डील को कैंसिल कर दिया। और तभी हम जुनवू को देखते हैं जो कि मिस्टर वांग की तरफ एक इविल वाली स्माइल करते हैं और मिस्टर वांग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो जुनवू के आगे घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि चेयरमैन प्लीज मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे जाने दो। तभी मिस्टर वांग के सारे लोग बोलते हैं कि CEO ये आप क्या कर रहे हो, हम तो यहाँ पे इनको पीटने आए थे ना। तभी मिस्टर वांग कहते कि अपना मुंह बंद करो। तभी जुनवू कहते कि मान गया यार, तू तो सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ गया। तो चल सबसे पहले तू एक काम कर दे, ये तेरे पीछे जितने भी चूतिए जो फंगस की तरह दिख रहे हैं ना, इनको यहाँ से भगा। तो हम देखते कि अगले ही पल वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। मे भी मिस्टर वांग ने उन्हें भगा दिया और फिर मिस्टर वांग रोते हुए कहते कि चेयरमैन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सर आपको पता है कि हमारी सिचुएशन अभी है क्या। अगर हमने वक्त पे शिपमेंट नहीं किया तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इस पर जुनवू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी तो अपनी कंपनी की इमेज बना के रखनी है। क्योंकि यार तुम ही सोचो, एक गैंगस्टर के पिता की कंपनी के साथ में कैसे काम कर सकता हूँ। मिस्टर वांग कहते कि सर अगर ऐसा है तो मैं इसको विदेश में पढ़ने के लिए भेज दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि ये दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। जिनसुंग कहते हैं कि पापा पिटाई तो मेरी हुई है और आप मुझे बाहर भेजने की बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वांग जिनसुंग को बहुत ही जोरदार पंच मारते हैं और जिनसुंग रोते हुए कहते हैं कि पापा आपने ऐसा क्यों किया। तभी वो उसे दोबारा एक पंच मारते हैं और कहते हैं कि साले कमीने तू चुप हो जा। हम देखते हैं कि मिस्टर वांग अपने बेटे को बहुत जोरों से कूट रहे हैं। इधर जुनवू हानजुन से कहते कि देखो उस बच्चे को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बच्चा ऐसे ही लाइफ जीता हुआ आ रहा है। वो मिस्टर वांग से कहते कि ठीक है यार अब तुम रुक सकते हो, और हाँ तुमने सही कहा, इसको विदेश भेजने में किसी का फायदा नहीं है। तो हाँ, इसे विदेश भेजने के बजाय मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है, और जैसा मैं कहता हूँ अगर तुमने वैसा किया तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगा। मिस्टर वांग कहते कि मैं करूंगा, अब जो भी बोलो मैं वो सब करूंगा। जुनवू कहते कि ठीक है फिर सुनो, तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे 50 मिलियन वॉन का नुकसान हो गया। वैसे ये मेरे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, पर लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा अपने दम पे मेहनत करके मेरे पैसे मुझे लौटाए। मिस्टर वांग कहते कि माफ कीजिएगा सर, पर ये चूतिया 50 मिलियन वॉन कैसे कमा सकता है। तो हम देखते कि जुनवू उसकी तरफ हंसते हुए देखते हैं और कहते कि तुम एक मछुआरे हो ना, सही कहा ना, तो जाओ अपने बेटे को भी एक नाव दे दो, क्योंकि समुद्र की गहराई में जो मछलियाँ है ना उनका भाव बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा बेटा 50 मिलियन वॉन वहाँ से कमा लेगा। तभी हम जिनसुंग को देखते हैं जो उनकी बात सुन के बोलता है कि लो भाई लग गए मेरे जिंदगी के एल। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 7। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जिनसुंग को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी
लाइफ के एल लग गए क्योंकि अब उसे मछलियाँ पकड़नी है। और अगले ही पल हमें समुद्र के अंदर एक जहाज दिखाई जाती है और हम देखते कि कोई मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंक रहा है। तो आपने सही गेस करा, वो होता है जिनसुंग, जो कहता है कि तू है मेरी लाइफ को, और वो रोते हुए अपने पापा को याद करता है। उसके बाद हमें CEO जुनवू का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे हानजुन उनको कहता है कि आप तो एकदम एक विलेन की तरह हो। जुनवू कहते हैं कि क्या कहा तुमने, एक विलेन? वैसे देखो यार, हम जो भी करते हैं ना वो कोई चैरिटी वर्क नहीं है। वैसे इन बातों को जाने दो, मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि कभी भी किसी ऐसे प्रॉब्लम में मत फंस जाना जहाँ पे पैसा काम ना आए। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं पे भी चोट लगे। हानजुन कहता है कि मुझे तो कहीं पे भी चोट नहीं लगी है। और तभी हम देखते हैं कि कोई उसके पीठ पे लगे हुए निशान को दिखा रहा है, और ये वही लड़की है जो जुनवू के लिए काम करती है। वो हानजुन से कहती कि देखो यार, कूल बनना बंद करो, मैं तुम्हारे पीठ के चोट को साफ साफ देख सकती हूँ। तभी जुनवू कहते कि अरे हानजुन, इसको हाय बोलो, क्योंकि अब से ये भी तुम्हारे साथ काम करेगी नेक्सस को जड़ से मिटाने के लिए। और हाँ, ये एक इंस्टाग्राम की सेलिब्रिटी है और इसका काम है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लाना। तभी वो लड़की बोलती है कि ये इन्फॉर्मेशन लाना क्या है यार, ये मुझे बहुत क्रिंज लगता है, और वैसे भी मैं बस कुछ बच्चों से मिली और मुझे नौकरी मिल गई। और हाँ, मेरा नाम है चोई सैफिन और मेरे इंस्टाग्राम पे 5,70,000 फॉलोअर्स है। फिर वो हानजुन से कहती है कि सच बोलूं तो मैं भी सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि मैंने तो अफवाह सुना था कि पार्क हानजुन एक गुंडे की तरह दिखता है, और ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता है, और इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। तभी जिनवू बोलते कि ओए सैफिन, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बकवास की बातें हो। सैफिन कहते कि जो भी हो, पर मुझे वैसे लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं जो कि एक गुंडे की तरह दिखते हैं। तभी जिनवू कहते कि ये आखिरी बार था, अब ऐसा मत बोलना। सैफिन बोलते कि ठीक है, भूल जाओ, और वैसे तुमने मुझे आज कॉल करके क्यों बुलाया? तभी जिनवू बोलते कि हाँ, याद आया, वैसे कोई जरूरी काम नहीं था, पर मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया कि मैं चाहता था कि हम लोग कुछ बातें कर ले अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। सैफिन कहते कि फ्यूचर प्लान? अरे हमारा प्लान तो एक ही था ना कि पार्क हानजुन सबको पीट देगा। जिनवू कहते कि देखो, नेक्सस हमारी सोच से भी परे है, और मुझे नहीं लगता कि पार्क हानजुन अकेले उन सारे चूतियों को मार पाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम एक टीम बनाएंगे, और मेरे हिसाब से एक बंदा तो इस डोंगयोन के हाई स्कूल में है, और ये हाई स्कूल नेक्सस के साथ जुड़ा हुआ है। और तभी हम देखते कि हानजुन उसकी बात को बहुत गौर से सुन रहा है, और तभी वो अचानक से एक नाम लेता है, और वो होता है किम डोंगयोन। जिनवू कहते कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग अभी भी बहुत तेज है। तो हाँ, वो बंदा है किम डोंगयोन, और वो कहते हैं कि जब तुमने नेक्सस के साथ जंग का ऐलान कर दिया था ना, तो वही इकलौता बंदा था जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के फाइट करते रहा अंत तक। और तभी हमें दिखाया जाता है किम डोंगयोन को, जो कि उस टाइम पे डोंगयोन हाई स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट था। तभी हानजुन कहता है कि आप चाहते हो कि ये बंदा? जिनवू कहते कि हाँ, मुझे पता है कि कैसे उस जंग के बाद किम डोंगयोन की लाइफ ही बदल गई, और जब उसका घुटना इंजर हो गया तो वो ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी हमें उसकी जरूरत है। हम देखते कि पार्क हानजुन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तो जिनवू कहते कि यार, तुम अपने एक्सप्रेशन को सुधार लो, क्योंकि यार देखो, काम काम होता है, और मेरे हिसाब से तुम्हें अपने दोस्त के साथ रिलैक्स करना चाहिए। और वैसे भी किम डोंगयोन नेक्सस को बिलोंग करता है। तो हम देखते कि पार्क हानजुन गुस्से में है और वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद हमें डोंगयोन हाई स्कूल दिखाया जाता है, और वहाँ पे सारे बच्चों की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट चोई को तो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, और ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यार वो बंदा बहुत पैसे कमाता था, और उसके जाने के बाद ऐसा लगता है कि अब हमें पैसा कलेक्ट करने पे बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि उस कमीने को पता था कि पैसा कैसे बनाते हैं। तभी दूसरा बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है कि तुम्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा जाए, और मुझे पक्का यकीन है कि प्रेसिडेंट चोई भी नेक्सस का एक मेंबर था। तभी कोई कहता है कि अच्छा, उस बंदे का नाम बताओ जिसने चोई को जेल में भेज दिया। तभी कोई कहता है कि उसका नाम पार्क हानजुन है। तभी हम इनके लीडर को देखते हैं जो कि कुछ बोलता नहीं है, और तभी वो एकदम से बोलता है कि क्या नाम है उसका? खैर, इस बंदे का नाम मिन क्यूंगचुल होता है, जो कि इस हाई स्कूल का अभी नंबर 1 स्टूडेंट है। वो लोग कहते हैं कि पार्क हानजुन है कौन यार? ये बंदा तो वो है ना जो चुपचाप रहता था। पर कुछ भी कहो, वादा वादा होता है, और उसे वादा नहीं तोड़ना चाहिए था। तभी हम देखते कि उनके मीटिंग वाली जगह पे कोई भागते हुए आ रहा है, और वो एक लड़का होता है जो कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आया हूँ, और वो कहता है कि ये न्यूज है पार्क हानजुन के बारे में, और वो कहता है कि हानजुन एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। तभी हम देखते कि उस रूम
के सारे बंदे ये न्यूज सुन के चौंक जाते हैं। तभी इनका लीडर बोलता है कि वाओ, ये तो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज है। उसके बाद हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि तुम अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते। तभी हम हानजुन को देखते हैं जो कहता है कि मेरा नाम है हानजुन और आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। तो डोंगक्यून हाई स्कूल के बच्चों, मैं यहाँ पे तुम सबको कुत्ते की तरह पीटने आया हूँ। और उसकी खुली चुनौती सुन के सारे लोग कुछ देर के लिए चौंक जाते हैं। तभी वो टीचर कहता है कि देखो, एक ट्रांसफर स्टूडेंट भी हमारे स्कूल में आके तबाही मचाएगा। और वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, फिर देखते हैं और तुम जाके वहाँ पे बैठ जाओ। और टीचर कहता है कि वैसे ठीक है, अब मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। और वो जाते जाते हानजुन को बोलता है कि सिगरेट पीना हो तो कोने में जाके पीना। उसके बाद हानजुन अपने सीट पे बैठने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे बैठे हुए हर बच्चे उसी की तरफ देख रहे थे। तभी हानजुन एक खाली सीट पे बैठ जाता है। तभी उसके बगल वाला लड़का बोलता है कि तो फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई, तो तुम ही हो पार्क हानजुन। और उस लड़के का नाम जो वूमिन होता है, जो कि डोंगक्यून का नंबर 12 है। हम देखते कि हानजुन उसकी बातों को तो सुन रहा है पर कोई जवाब नहीं दे रहा। इधर वूमिन कहते कि देख, क्यूचुल ने कहा है कि तुझसे पंगा नहीं लेना। वैसे देख, मैं तुझसे कोई डर वर नहीं रहा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुझे पीटने का मन कर रहा है। और एक और बात जान ले, मैं भी यहाँ पे पिछले साल ट्रांसफर होके आया था और तुझे तो नहीं जानता पर तेरे बारे में बहुत चीजें सुनी है और इसीलिए मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो सारी अफवाहें सच है या झूठ। तो क्यों ना हम इन सब को इग्नोर करते हुए एक मर्द की तरह 1 to 1 फाइट करें। तभी हम देखते कि हानजुन उसकी तरफ गुस्से में देखता है और फिर वो आगे की तरफ देखने लगता है। वूमिन गुस्से में बोलता है कि साले मुझे इग्नोर कर रहा है और क्या तू उन बंदों में से है जो जब तक तुझे ना मारे तू फाइट नहीं करेगा। और वो हानजुन को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि चूतिए, मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी हम देखते कि हानजुन अपने एल्बो से उसके चेहरे को क्रश कर देता है और वूमिन सीधा जाके दरवाजे से टकरा जाता है। तभी सबके सब पीछे पलट के देखते हैं और घबरा जाते हैं क्योंकि वो देखते कि हानजुन ने बस एक हाथों से उसको निपटा दिया। उसके बाद हानजुन अपना सर नीचे करके सो जाता है और सबको वार्निंग देता है कि मुझे मत जगाना। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 8। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते कि हानजुन ने वूमिन को एक ही पंच में सुला दिया। उसके बाद वो हेड डाउन करके सो जाता है और सबको वार्निंग देता है कि कोई मुझे मत जगाना। उसके बाद हमें एक बेसबॉल ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे हम सेफ्यून को देखते हैं जो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमें किम डोंगक्यून को रिक्रूट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उससे भी बहुत ताकतवर और नॉर्मल लोग हैं, हम उन्हें रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे। कहीं आपको उसकी टूटी हुई टांग देख के तरस तो नहीं आ रही ना। जाहिर सी बात है क्योंकि वो पार्क हानजुन का दोस्त है। तभी जिनवू कहते हैं कि ये बताओ कि हम लोगों ने चैरिटी करना कब से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो एक बेसबॉल को बहुत जोर से मारते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई डोंगक्यून का नाम लेता है मेरे दिमाग में 2 ही वर्ड आते हैं और वो है मेहनत और लगन। एक छोटे से बैकग्राउंड से होने के बाद भी उसने अपनी मेहनत और लगन के दम पे नेक्सस के खिलाफ फाइट करा। बट ये जो मेहनत और लगन वाली बात है ना, वो भी कभी कभी टूट जाता है क्योंकि आप किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। इस पर सेफ्यून कहती है कि ऐसे बंदे को रिक्रूट ही क्यों करना जो पहले से घायल है। तो वो कहते हैं कि मुझे उसके ऊपर भरोसा है क्योंकि जो बंदा पहले से एक बार टूट चुका है वो दूसरी बार बिल्कुल नहीं झुकेगा। और वो फिर बेसबॉल को बहुत जोरों से मारते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनका बल्ला टूट चुका है। तो वो कहते हैं कि जो बंदा एक बार टूट जाता है ना, वो दूसरी बार और ज्यादा शार्प हो जाता है। तो पता नहीं सेफ्यून इनकी बात को समझी कि नहीं क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमें दोबारा डोंगक्यून हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हम हानजुन को देखते हैं, जहाँ पे पूरी गैलरी में स्कूल के सारे बच्चे इधर उधर फैले हुए थे और कोई उसे गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। हानजुन भी अपनी कत्ल करने वाली निगाहों से उनको देखता है और हाँ, सबकी इस बात से फटी हुई है क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम सबको यहाँ पे मारने आया हूँ और इसी वजह से वो हानजुन के रास्ते में नहीं आते। या हो सकता है कि इनके बॉस का कोई अलग प्लान हो। तभी हानजुन की नजर सामने की तरफ जाती है जहाँ पे उसकी नजर किम डोंगक्यून के ऊपर जाती है और वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। और तभी हम देखते कि डोंगक्यून क्लास के अंदर की तरफ झांक रहा था। हानजुन उसकी तरफ अजीब नजरों से देखता है। तभी हम देखते कि कोई डोंगक्यून को जोरदार किक मारता है और कहता है कि साले चूतिए। हम देखते कि डोंगक्यून दूर जाके गिरता है। हमें पता चलता है कि इन लोगों ने डोंगक्यून को कोई सामान लाने के लिए भेजा था और क्योंकि उसके घुटने में दर्द है तो वो लेट से आया। इसी बात पे ये लोग पीट रहे हैं। तभी एक लड़का डोंगक्यून के बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि तू जानबूझ के 5 मिनट लेट से आया ना, तुझे पता भी है तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ। और वो गुस्से में आके डोंगक्यून को चाटे पे चाटा लगाता है। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है कि अबे उसको इतना मत मार, वो ऑलरेडी थक गया है और मारेगा तो वो कछुए की तरह और धीमा हो जाएगा। और वैसे भी जिस पल में ये भागने की कोशिश करता है ना, इसके
पैर जवाब दे देते हैं, तो तू ही चूतिया है जो तूने इसके ऊपर बाजी लगाई। इतना सुनने के बाद वो बंदा डोंगhyun को और ज्यादा मारता है और कहता है कि इस चूतिये के अंदर मेरा डर होना चाहिए ताकि अगली बार ये धीरे ना भागे, और वो उसको एक जोरदार पंच मारता है। इधर हांजुन उसको पीटते हुए देख तो रहा था पर वो कुछ करता नहीं है, पता नहीं क्यों यार, पर मुझे यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा था। इधर ऑफिस में सैफुन जिनवू से कहते कि हाँ मुझे अब पता चल गया कि आप क्यों रिक्रूट करना चाहते हो डोंगhyun को, पर मुझे नहीं लगता कि पार्क हांजुन उस टाइप का बंदा है जो उसे इजीली मना लेगा अपने साथ काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हमें इस मैटर को पैसों से सॉल्व करना चाहिए। जिनवू कहते कि क्या कहा तुमने, पैसा? अरे ये बहुत आसान होता अगर किम डोंगhyun पैसे लेके बात मान जाता, पर वो उस टाइप का बंदा नहीं है। और क्या तुम्हें पता है कि किम डोंगhyun ने नेक्सस के खिलाफ पास्ट में फाइट क्यों करा? वो इसीलिए क्योंकि पार्क हांजुन ने फाइट करा, और बात बस इतनी सी है। दूसरों को भले ही ये बात अजीब लगे पर उसने किसी और के लिए अपने पैरों को खो जाने की हद तक फाइट करा। तो जो ये किम डोंगhyun है ना, इसके बारे में मुझे एक बात पता चली, और वो ये कि वो अपने दोस्त के साथ फाइट करना पसंद करता है, और जब उसके दोस्त को चोट लगती है तो उसे लगता है कि उसे लग रही है। तो हाँ वो इस टाइप का बंदा है। तभी हमें दोबारा से डोंगhyun हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे हम डोंगhyun को देखते हैं जो कि सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा है, पर तभी वो देखता है कि उसका लाइटर काम नहीं कर रहा, तो वो गुस्से में लाइटर और सिगरेट दोनों को फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं कि उसी क्लासरूम में कोई और आया है। डोंगhyun उसकी तरफ देखता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता। तो हाँ वो पार्क हांजुन होता है जो कि डोंगhyun से मिलने आया था, और हम देखते हैं कि डोंगhyun उसको देखने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा। तो पार्क हांजुन ही बोलता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा दोस्त। डोंगhyun कहता है कि मैंने सुना कि तुम इस हाई स्कूल को बर्बाद करने आए हो, और डोंगhyun कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल भी है क्योंकि नेक्सस पहले के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और अब उनके पास मैन पावर और पैसा पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और हाँ एक बात जान ले कि हम लोग हार चुके थे, तो इस चीज का अंत पहले ही हो चुका है। हांजुन कहता है कि नहीं इस बार हम लोग पक्का जीतेंगे। तो डोंगhyun उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, पर जाते जाते वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि पहले हम लोग हार जाएंगे तो मैं फाइट ही नहीं करता, और हाँ शुक्रिया मेरे भाई, तेरी वजह से आज मैं एक लंगड़ा बन गया हूँ। उसकी बातें सुन के हांजुन को गुस्सा और पछतावा दोनों होता है। वो डोंगhyun से कहता है कि तू बस देखते जा कि मैं कैसे इनको बर्बाद करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि क्लासरूम से कोई बंदा इनको देख रहा था, और वो कहते कि पता नहीं इन दोनों चूतियों ने क्या बातें करी, पर क्या एक लंगड़ा और चूतिया आपस में टीम अप करने वाले हैं? वो कहता है कि जाने दो चूतियों को। और फिर क्यूंचुल कहता है कि दोस्तों पार्क हांजुन को कुत्ते की तरह पीटने की तैयारी करो। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 9। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम क्यूंचुल को देखते हैं जो कहता है कि लड़कों पार्क हांजुन को पीटने की तैयारी करो। उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, और वहीं पे हम डोंगhyun को देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम फिजियोथेरेपी पे ज्यादा ध्यान दो, उससे भी कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि देखो जब तक तुम सर्जरी नहीं करवाओगे तुम्हारी रिकवरी के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और डॉक्टर कहते कि मेरी बात मानो तो जल्दी से किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी हालत अभी नाजुक है, पर अपनी टांगों का इस्तेमाल ना करने से अच्छा तो यही है कि सर्जरी करवा लो। तो डोंगhyun उनको धीरे से ओके कहता है, और वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है, तो डोंगhyun उसकी तरफ पलट के देखता है। तो हाँ वो बंदा क्यूंचुल होता है जो डोंगhyun से पूछता है कि बता यार डॉक्टर ने क्या कहा, क्या उसने ऐसा कहा कि तू ठीक हो जाएगा? डोंगhyun कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यूंचुल कहता है कि भाई तू ऐसा फेस क्यों बना रहा है? अरे मैं तो तेरा हाल चाल जानने आया था क्योंकि हम लोग कभी दोस्त हुआ करते थे। और फिर वो कहता है कि वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, मैं तो बस तेरे पैर की इंजरी के बारे में पता करने आया था, और हाँ मैंने तुझे पार्क हांजुन से बात करते हुए सुना था, तो मुझे लगा था कि शायद तेरी टांगे ठीक हो गई है, और अगर सच में तेरी टांगे ठीक हो गई है तो मैं उसे दोबारा से कुचलने आया हूँ। डोंगhyun कहता है कि फिर तो तुझे अकेले नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर मेरी टांगे ठीक हो गई है तो तू मुझसे अकेले नहीं लड़ पाएगा। तभी हम देखते कि उसकी बातें सुन के क्यूंचुल बहुत गुस्से में आ जाता है, और फिर वो डोंगhyun को बहुत जोरदार किक मारता है। हम पाते हैं कि डोंगhyun दूर जाके गिरता है, और तभी हम देखते हैं कि क्यूंचुल उसको देख के हंस रहा है, और वो डोंगhyun से कहता है कि चूतिए तुझे लगता है कि तू अभी भी सबसे ज्यादा ताकतवर है? वो जाते जाते कहता है कि डोंगhyun अपने दिमाग में से ये फालतू बातें निकाल दे, और क्या तू भूल गया कि पिछली बार कैसे हमने पार्क हांजुन को घुटने पे ला दिया था और उसके बाद उसे कुत्ते की तरह पीटा था? और हाँ तू जिस कंडीशन में अभी है ना, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तू खुद है, और तेरी ये उस चूतिए के साथ वाली वफादारी तुझे ले डूबेगी। तभी डोंगhyun कहता है कि हाँ तूने सही कहा, क्योंकि
क्योंकि वो तू था जिसने मुझे और पार्क हांजुन को धोखा दिया और बाद में जाके नेक्सस को ज्वाइन कर लिया। क्योंचुल हंसते हुए कहता है कि क्या कहा तूने? तू तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे बुरा आदमी मैं हूँ। डोंगhyun कहता है कि तो क्या ऐसा नहीं है? तभी क्योंचुल कुछ देर के लिए सोचने लगता है और कहते है कि ठीक है, तुझे जो सोचना है सोच, और हाँ तुझे कूल बनना है तो बन जा और जा अपने दोस्त को बचा ले और अपनी वफादारी साबित कर दे, क्योंकि मैं तो एक वफादार कूल लंगड़े की अपेक्षा एक चूतिया बनना पसंद करूंगा। और क्योंचुल जाते जाते बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तू इस बार अपनी वफादारी साबित कर पाएगा कि नहीं। उसकी बातों को सुन के डोंगhyun को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी टांगों को बहुत जोरों से पकड़ लेता है। तभी हमें दोबारा से डोंगयोंग हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे हम पार्क हांजुन को देखते हैं जो कि चुपचाप क्लास में बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि ये आवाज तो स्पीकर के अंदर से आ रही है। तो हाँ, वो क्योंचुल होता है जो कि माइक में सभी के लिए कुछ बोल रहा था। वो सबको कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि पार्क हांजुन ने 2 साल पहले नेक्सस के साथ फाइट करा था और आज वो हमारे स्कूल में ट्रांसफर लेके आया है और उसने पब्लिकली ये कहा है कि वो हम सबको कुत्तों की तरह पीटेगा। तो लड़कों, वो चूतिया जिसको 2 साल पहले हमने कुत्ते की तरह पीटा था वो दोबारा पीटने के लिए तैयार है। वो सारे स्टूडेंट अपने लीडर की बात को सुन रहे थे। तभी क्योंचुल कहता है कि पार्क हांजुन, मुझे पता है कि तू ताकतवर है। तभी वो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि चलो इसको पीटते हैं। क्योंचुल कहता है कि मुझे पता है कि पार्क हांजुन, तू एक भी फाइट आज तक नहीं हारा, पर क्या तुझे पता है कि तेरा सामना आज तक मुझसे नहीं हुआ। तब तक पूरे क्लास के बच्चों ने डंडे, बेसबॉल जो भी मिला उसको उठा लिया। क्योंचुल कहते कि ऐसा नहीं है कि हम लोग थक गए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले तुझसे क्यों फाइट करूँ। तब तक हर क्लास के बच्चे यूनाइट हो गए थे और उन सब का टारगेट एक ही था, वो था पार्क हांजुन। तभी हम देखते हैं कि दूसरे क्लास के भी बच्चे उसी रूम में जा रहे हैं जहाँ पे पार्क हांजुन है। तभी क्योंचुल कहता है कि लड़कों, वक्त आ गया है, तो जाओ पार्क हांजुन का शिकार करो। तभी हमें वो क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क हांजुन था और सब देखते कि उसने उस क्लास के बच्चों को बेरहमी से पीट दिया है। और जब वो दरवाजे के पास जाते हैं तो पाते कि वहाँ पे फिर से उसने किसी को बहुत बुरी तरह पीटा है और वो बंदा जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। तभी हम देखते कि पार्क हांजुन किसी को अपने पैरों से कुचल रहा है और उसके बाद हमें पार्क हांजुन दिखाया जाता है जो कि बेहद ही ज्यादा गुस्से में है। तभी एक लड़का कहता है कि अरे यार, इसने पूरी क्लास को पीट दिया। तभी बाकी के लोग अंदर जाके चेक करते हैं तो पाते कि चारों तरफ डेड बॉडी है। तो हांजुन ने सबको बेरहमी से कुत्ते की तरह पीट दिया और वो भी इतने कम समय में। तभी वो लोग पार्क हांजुन की आवाज को सुनते हैं जो कहता है कि डोंगयोन हाई स्कूल के बच्चों, आ जाओ यहाँ पे देखे कि कौन किसका शिकार करता है। तभी हम देखते कि बहुत सारे बच्चे एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, पर तभी हांजुन उनको बहुत ही जोरदार किक मारता है। वो सारे चिल्लाते हुए आते हैं कि इसको जान से मार दो, पर हांजुन उनको बेरहमी से पीट रहा था। उसी वक्त हम क्लास में डोंगhyun को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठा हुआ है। इधर हांजुन तो टाइगर की तरह एक एक बंदे का शिकार कर रहा था और हम देखते हैं कि डोंगhyun के अंदर भी कुछ तो चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 10। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम डोंगhyun को देखते हैं जो कि क्लास के अंदर बैठ के कुछ तो सोच रहा है। कहीं ना कहीं उसे ये बात पता थी कि इस बार पार्क हांजुन हार नहीं मानेगा और वो अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या मुझे भी अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो हमें वापस से डोंगhyun हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हम पार्क हांजुन को देखते हैं जो कि अपनी बात पे कायम रहते हुए डोंगhyun के सारे स्टूडेंट्स को कुत्ते की तरह पीटता है और उसका ये भयंकर रूप देख के सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि साला ये मजाक नहीं कर रहा था, ये साला मॉन्स्टर हम सबको मार देगा। तो सच में इसका मकसद हम सबको कुत्ते की तरह मारना है। तभी उसका साथी बोलता है कि अबे डर मत, इसको जल्दी से पकड़, अगर एक बार हमने इसको पकड़ लिया तो हम जीत जाएंगे। और तभी हम देखते कि उन सब ने मिलके हांजुन को पकड़ लिया। फिर मौका मिलते ही वो सारे एक साथ हांजुन के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद तो हांजुन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पैरों को दूसरे के पैर पे बहुत जोर से पटक देता है। उस बंदे की तो हालत ही खराब हो जाती है, वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और हांजुन बिना रुके अपने घुटनों की मदद से उसके चेहरे को क्रश कर देता है। हम देखते कि हांजुन अनस्टॉपेबल हो गया है, वो एक के बाद एक सबको पीटते जाता है। तो जब भी उसका 2.5 किलो का हाथ गिर रहा था ना, तो उसके सामने वाला उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। तभी वहाँ पे एक और गैंग आती है, वो कहती कि अरे इसको मारो यार, पर तभी हांजुन उनको देख लेता है और बहुत बेरहमी से पीटता है, जिसका अंदाजा आप लोग इनके चेहरे को देख के लगा सकते हैं। इधर हांजुन अपने सुपर स्पीड का यूज करके एक के बाद एक उनको निपटाए जा रहा था। उसके बाद हम खून से भरे हुए उसके हाथ को देखते हैं। तो हाँ, हांजुन ने आधे डोंगhyun के बच्चों को निपटा दिया था, और जब वो अपने सामने देखता है तो गुस्से में आ जाता है क्योंकि डोंगhyun की
एक और गैंग उसकी तरफ आ रही थी। तभी उस गैंग का लीडर बोलता है कि तो हानजुन तुम तो थक गए यार, और ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि हमने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी बहुत सारी गैंगे यूनाइट हो गई है, पर हानजुन तो उनसे डरने वाला नहीं था। उसका तो एक ही मोटिव था, इन सबको निपटा देना। उसके बाद हम डोंगhyun को क्लास में देखते हैं, जो सुनता है कि पार्क हानजुन अब थक गया है और हमारा यही मौका है, चलो उस पे अटैक करें। डोंगhyun कहता है कि वो बेवकूफ, उसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं। तभी डोंगhyun किसी की आवाज को सुनता है जो कहती है कि पार्क हानजुन को बहुत बुरा लगेगा। वो डोंगhyun से कहती है कि ओए तुम्हारे लिए क्या ये सही है चुपचाप यहाँ पे बैठे रहना जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वहाँ पे तुम्हारा दोस्त पूरे स्कूल से फाइट कर रहा है। तो हाँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सेफ्यून होती है। वो कहती है कि तुम किम डोंगhyun हो ना। डोंगhyun पूछता है कि तुम कौन हो। वो सोच के कहती है कि मैं पार्क हानजुन की कलीग हूँ। इस पर डोंगhyun उसको बहुत ही बेचैनी भरी निगाहों से देखता है और वो कहता है कि मैं फाइट नहीं कर सकता। सेफ्यून कहती है कि मैं तुमसे ये कहने नहीं आई हूँ कि जाके फाइट करो, बल्कि मैं तो बस तुम्हें पार्क हानजुन के बारे में बताने आई हूँ। जहाँ तक मुझे पता है वो पूरे डोंगhyun हाई स्कूल के खिलाफ फाइट कर रहा है, जबकि हमने उसे कहा था कि ऐसा कुछ भी हो तो भाग जाना, पर वो तो फाइटिंग के लिए जिद करने लगा। वैसे क्या तुम्हें पता है कि वो जिद क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने कहा कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि इस बार मैं नहीं हारूंगा। सेफ्यून की बातों को सुनने के बाद डोंगhyun भी कुछ सोचने लगता है। तभी उसे हानजुन की बात याद आती है कि मैं इस बार जीत के रहूंगा। तभी उसे और भी बातें याद आने लगती है, जैसे कि क्योंचुल ने कहा था कि तेरी इस चूतिए जैसी हालत का जिम्मेदार तू और तेरी वफादारी है, और मैं ये नहीं जानता कि तू इस बार अपनी वफादारी निभा पाएगा कि नहीं। तभी डोंगhyun गुस्से में अपने पैरों को पकड़ के बोलता है कि मैं फाइट नहीं कर सकता। तभी सेफ्यून कहती है कि तुम श्योर हो ना कि बाद में नहीं पछताओगे? तो डोंगhyun उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, वो तो बल्कि सोचने लगता है। इधर हम हानजुन को देखते हैं जो कि किसी को बहुत जोरदार किक मार रहा है और उस सामने वाले बंदे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे हाँ, इतनी देर फाइट करने के बाद हानजुन के चेहरे पे थकावट तो दिख रही थी, पर तब तक उसने उस नए गैंग के लोगों को भी निपटा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंचुल वहाँ पे आके ताली बजा रहा है। हानजुन गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है। क्योंचुल कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, तू वाकई में पावरफुल है। देख तूने अकेले कितने लोगों को निपटा दिया, पर तेरे लिए इतना ही काफी है। तभी हम वहाँ पे डोंगhyun के सारे टॉप स्टूडेंट को देखते हैं जो कि फाइटिंग में मास्टर है, जैसे नंबर 5, नंबर 7, नंबर 3 और नंबर 2 और नंबर 1 तो क्योंचुल है ही। क्योंचुल कहते हैं कि इनमें से एक एक बंदा मॉन्स्टर के बराबर है। पर तभी हम हानजुन को देखते हैं जो हार तो मानने वाला है ही नहीं, और वो अपने गार्ड को कभी डाउन भी नहीं कर सकता। उसकी फाइटिंग स्पिरिट देख के क्योंचुल भी चौंक जाता है। वो कहता है कि साला चूतिया। तभी हम देखते हैं कि वो सबके सब एक साथ हानजुन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं, पर तभी कोई अजीब सी चीज आके उन लोगों को लग जाती है। हानजुन के साथ साथ वो सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। क्योंचुल भी उधर की तरफ पलट के देखता है कि आखिर ये था कौन। तो हाँ, वो होता है हमारा किम डोंगhyun, जो कि आखिरकार बैटल में उतर ही गया। वो सबसे पहले पार्क हानजुन से कहता है कि पार्क हानजुन, तू बहुत ज्यादा मतलबी है क्योंकि तू अकेले ही फाइटिंग के मजे लिए जा रहा है। तभी हमें एक पैसों से भरा हुआ बैग और एक फोटो दिखती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि सेफ्यून ने ही डोंगhyun को दिया था। तो ये इकलौता फोटो इस बात का सबूत है कि इन दोनों की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी थी। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 11। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें डोंगhyun और पार्क हानजुन की फोटो दिखाई जाती है, जिसको देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हाँ, आखिरकार डोंगhyun ने भी अपने दोस्त का साथ देने का फैसला कर लिया। तभी क्योंचुल को एक बंदा कहता है कि अब ये कमीना भी हमसे फाइट करेगा। क्योंचुल कहता है कि जाने दे, ये तो और भी अच्छा है क्योंकि इसी बहाने हम पार्क हानजुन के साथ इसको भी निपटा देंगे। उसके बाद वो सारे मिलकर डोंगhyun पे अटैक कर देते हैं, पर ये लोग भूल गए थे कि अब जो डोंगhyun उनके सामने है वो पुराना वाला नहीं है। तो डोंगhyun अपने हाथ में रखे हुए डंडे से उन सबको बहुत मारता है। उसके बाद वो उस डंडे को 2 हिस्सों में बांट के एक हथियार बना लेता है। तभी एक लड़का कहता है कि साले फट्टू, तुझे बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है। वो डोंगhyun पे अटैक करने वाला था, पर डोंगhyun ने उसके अटैक को होल्ड कर लिया था और फिर डोंगhyun अपने वीपन का यूज करके उसको वहीं पे ढेर कर देता है। डोंगhyun उसके बाद भी नहीं रुकता, वो तो पूरी गैंग
गैंग के साथ भिड़ जाता है। इन सबको तो ये भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही डोंगह्युन है जिसको हम लोग पीटा करते थे। इधर हम हानजुन को देखते हैं जो कि इन सबको बेरहमी से पीटे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक तरफ से हानजुन और दूसरी तरफ से डोंगह्युन पूरी की पूरी गैंग को निपटाए जा रहे हैं। तभी इन लोगों में से एक बंदा कहता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। इनमें से एक बंदा लंगड़ा था और दूसरा थक चुका था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। तो हाँ, ये बात भी साबित हो गई कि हानजुन और डोंगह्युन दोनों एक साथ फाइट करना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तभी डोंगह्युन हानजुन से सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैंने अपने सिचुएशन का सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल दिया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगह्युन ने कहा था कि अगर मुझे पता होता कि मैं हार जाऊंगा तो मैं फाइट ही नहीं करता, और थैंक यू कि तुम्हारी वजह से आज मैं लंगड़ा हो गया। डोंगह्युन कहता है कि मुझे माफ करना, उन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि मैं तो जानबूझ के अपना ब्लेम किसी और पे डालना चाहता था। तो हम देखते कि हानजुन मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसके दोस्त को उसकी गलती का एहसास जो हो गया। तभी हम वहाँ पे क्योंगचुल को देखते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करने वाला था। क्योंगचुल गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तभी डोंगह्युन कहता है कि हे पार्क हानजुन, वो मेरा शिकार है। और हम देखते हैं कि क्योंगचुल के हमले से ये दोनों बच जाते हैं। क्योंगचुल उन दोनों की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है। वो नोटिस करता है कि हानजुन और डोंगह्युन वहाँ से भाग रहे हैं। वो उनका पीछा करते हुए कहता है कि चूतियों, तुमको लगता है कि तुम ऐसे भाग जाओगे। तभी हम देखते कि हानजुन उसके कॉलर को पकड़ के उसको आगे की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण क्योंगचुल दूर जाके गिरता है। क्योंगचुल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी उसकी नजर डोंगह्युन के ऊपर जाती है और वो उसको देख के चौंक जाता है क्योंकि वो देखता है कि डोंगह्युन ने दरवाजे को बहुत ही कस के बांध दिया है। इधर हम हानजुन को देखते हैं जिसका रास्ता दो बंदों ने रोक लिया है। हानजुन कहता है कि डोंगह्युन कुछ देर और लगेगा। डोंगह्युन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। तभी क्योंगचुल कहता है कि ओए डोंगह्युन, तू दोबारा से बेवकूफी कर रहा है। और डोंगह्युन गुस्से में कहता है कि क्या कहा तूने, बेवकूफी? हाँ, तू ये सोच सकता है क्योंकि तेरे पास कोई दोस्त नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे तेरे ऊपर तरस आती है। उसकी बात सुन के क्योंगचुल बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि साले मैं तुझे बेचारा दिखता हूँ। क्योंगचुल उसके ऊपर बेहद ही जोरदार मुक्का मारने वाला था, पर तभी डोंगह्युन अपना वो डंडा उसके हाथ के आगे लगा देता है, जिसकी वजह से क्योंगचुल के हाथों में चोट लग जाती है। पर इतने से चोट से क्योंगचुल का क्या ही होने वाला था। वो 2 कदम पीछे हटता है, फिर भागते हुए जाके डोंगह्युन पे जोरदार हमला करता है। उसके बाद वो डोंगह्युन को अपने कंधे पे उठा लेता है और फिर उसको सामने के शीशे वाली दीवार पे दे मारता है, और फिर वो बिना देर किए दोबारा से उसको पंच मारने जाता है। क्योंगचुल डोंगह्युन से कहता है कि अब तू क्या करने वाला है, क्योंकि तेरे हथियार तो मैंने छीन लिए, अब क्या तू अपने हाथों से फाइट करेगा? तभी हम डोंगह्युन को देखते हैं जो कि अपने शर्ट को खोल देता है, मतलब प्यार से नहीं खोलता, वो सारे बटन को तोड़ देता है। और उसके बाद वो अपने शर्ट को अपने हाथों में फोल्ड करके कहता है कि क्या कहा था तूने कि मैं तेरे से खाली हाथ फाइट करूंगा? क्योंगचुल कहता है कि साले कमीने, तू बहुत ही मजेदार है, और वो डोंगह्युन पे हमला करने के लिए जाता है। पर तभी डोंगह्युन अपने शर्ट को उसके माथे पे पूरा लपेट देता है, जिसके बाद क्योंगचुल को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो डोंगह्युन उसका फायदा उठाते हुए उसको बहुत ही जोरदार पंच मारता है। वो बिना रुके उसके चेहरे को क्रश करने लगता है और कहता है कि मर जा साले। और तभी क्योंगचुल उसके पैरों को अपने हाथों से जकड़ लेता है। तभी क्योंगचुल अपने टांगों की तरफ देखता है और चौंक जाता है। तो क्योंगचुल ने उसको गिरा दिया था और उसके पैरों को पकड़ लिया था। हम देखते कि क्योंगचुल उसको बहुत ही जोरों से जकड़ लेता है। क्योंगचुल कहता है कि तू और मैं वो सेम आदमी नहीं रहे जैसा कि हम लोग पास्ट में थे। और तभी क्योंगचुल उसके घुटने पे बहुत ही जोर से मुक्का मार देता है। और हाँ, ये डोंगह्युन का वही पैर है जो कि बहुत ज्यादा घायल है। डोंगह्युन बेचारा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 12। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम क्योंगचुल को देखते हैं जिसने की बहुत ही जोरों से डोंगह्युन के घुटने पे मार दिया और डोंगह्युन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है क्योंकि ये डोंगह्युन का वही पैर है जो कि फ्रैक्चर हो गया था। तभी क्योंगचुल कहता है कि डोंगह्युन, तुझे आज का दिन याद रहेगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। डोंगह्युन पीछे से कहता है कि साले चूतिया गोरिल्ला, तू भाग के कहाँ जा रहा है? क्योंगचुल कहता है कि साले तेरे अंदर अभी भी चर्बी बाकी है। डोंगह्युन कहता है कि मैंने कहा ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी क्योंगचुल उसके फेस पे बहुत जोरों से मारता है और कहता है कि चूतिए, क्या कहा अभी खत्म नहीं हुआ? वो एक के बाद एक उसके फेस पे पंच मारता है। क्योंगचुल कहता है कि चूतिए, तुझे लगता है कि तू कुछ भी कर पाएगा? पर तभी डोंगह्युन दोबारा कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना सुनते ही क्योंगचुल
क्योंचुल उसके फेस पे बहुत जोरों से पंच मारता है। डोंगयुन दूर जाके शीशे की एक दीवार पे गिरता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ कांच के टुकड़े हैं और वो फेस केबल गिरा हुआ है और वो गुस्से में कुछ तो बोलता है पर हमें पता नहीं चलता। जब क्योंचुल उसकी तरफ देखता है तो उसको लगता है कि अब ये निपट गया। वो धीरे से कहता है कि साला चूतिया कहीं का, और वो दोबारा से वहाँ से जाने लगता है। पर तभी डोंगयुन दोबारा से उठ जाता है और कहता है कि चूतिया तू जा कहाँ रहा है। क्योंचुल दोबारा से गुस्से में उसकी तरफ देखता है। डोंगयुन कहता है कि मैंने कहा ना कि अभी खत्म नहीं हुआ है, और तभी वो अपने मुट्ठी में कुछ कांच के टुकड़ों को रख लेता है। इधर क्योंचुल की तो पूरी तरह से सटक गई थी, इसीलिए वो गुस्से में डोंगयुन को पंच मारने के लिए आता है। और इस बार डोंगयुन उसको बहुत ही जोरदार पंच मारता है और क्योंचुल संभल पाता इसके पहले वो दूसरा पंच दे मारता है। क्योंचुल देखता है कि उसके फेस पे तो कट लग गया। तभी उसकी नजर डोंगयुन के हाथों में लगे हुए कांच पे जाती है। तभी डोंगयुन उसको दोबारा से जोरदार पंच मारता है। क्योंचुल गुस्से में कहता है कि साले कमीने, और क्योंचुल डोंगयुन पे हमला करता है पर डोंगयुन आसानी से उसके हमले से बच जाता है। तभी डोंगयुन उसके कॉलर को पकड़ के बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे जैसे से हार जाऊंगा? इस बार मैं हारना एफर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस बार मैं हारा तो मैं पार्क हांजुन को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। और वो गुस्से में अपने माथे से क्योंचुल के चेहरे को क्रश कर देता है। क्योंचुल की तो हालत ही खराब हो गई थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर इधर डोंगयुन तो बहुत ही गुस्से में था। वो बिना रुके क्योंचुल के चेहरे पे जोरदार मुक्का मारता है और कहीं ना कहीं डोंगयुन अनस्टॉपेबल हो गया था। क्योंचुल कहता है कि ये सही नहीं है, अगर मैं ऐसे ही पिटता रहा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तभी क्योंचुल को फ्लैशबैक दिखाई देता है कि कैसे उसने डोंगयुन को पिछली बार पीटा था, और जब वो अभी डोंगयुन का चेहरा देखता है तो डर जाता है। इधर डोंगयुन ने अपने पंच पे पूरा का पूरा फोर्स हिला दिया था और वो खतरनाक पंच सीधा क्योंचुल के फेस पे लगता है, और ये पंच इतना पावरफुल था कि क्योंचुल के मुंह से खून निकलने लगता है और हम देखते कि वो वहीं पे गिर के ढेर हो जाता है। उसके बाद हम डोंगयुन का चेहरा देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में था। तभी उसे एकदम से हांजुन की याद आती है, तो वो पलट के पीछे की तरफ वाले रूम में जाने लगता है जहाँ पे उसे हांजुन दिखाई देता है। उसके बाद वो हांजुन की तरफ देखता है तो हाँ, इधर हांजुन ने उन सबको निपटा दिया था। डोंगयुन कहता है कि साले कमीने, आखिरकार तू जीत ही गया, और वो थक हार के हांजुन के कंधे पे गिर जाता है। हम देखते हैं कि हांजुन उसको अपने कंधे का सहारा देके बाहर ले जा रहा है। उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी क्योंकि उसने इस बार कर दिखाया। डोंगयुन कहता है कि साले चूतिया स्माइल करना बंद कर, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पे डोंगयुन कहता है कि अच्छा काम किया तूने। उसके बाद हम वहाँ पे स्कूल के मैनेजर ली को देखते हैं जो कि स्कूल की कंडीशन को देख के चौंक गए थे और इसे पता था कि यहाँ पे किसने फाइट करी है। वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुमने कहा था कि उसका नाम पार्क हांजुन है। मैनेजर ली कहता है कि बस एक कमीने को पकड़ने के चक्कर में उन लोगों ने पूरे स्कूल को बर्बाद कर दिया। वो अपने लोगों से कहता है कि इस चूतिए पार्क हांजुन को पकड़ के लाओ, और हाँ, उसकी बस 3 हड्डियां तोड़ना। उसके बंदे कहते हैं कि बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। तभी पीछे से कोई कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत। ये आवाज सुन के मैनेजर ली चौंक जाता है। तभी हमें जुनवो की तरफ से भेजा हुआ वकील दिखाया जाता है। वो मैनेजर ली को कहते हैं कि तुम्हें बच्चों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, और रही बात हम बड़ों की तो हम आपस में एक दूसरे से डील कर लेंगे। उसकी बात सुनने के बाद मैनेजर ली अपने बंदों को रोक लेता है। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर ली बोलता है कि तुम केआर लॉ फॉर्म से आए हो ना, तो मतलब इस पार्क हांजुन के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम क्या कुछ भी करोगे? तभी वो लॉयर उनके आगे कुछ बैग रख देते हैं और कहते हैं कि आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और मैं वादा करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। तो मैनेजर ली उन बैग की तरफ बहुत ध्यान से देखता है और सोचता है कि वाओ यार, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 13। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मिस्टर लॉयर को देखते हैं जो कि मिस्टर ली से कहते हैं कि हम आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेंगे। उसकी बातें सुन के मिस्टर ली खुश हो जाता है, उसको लगता है कि माल आने वाला है। तभी मिस्टर लॉयर का वो आदमी संदूक को खोलने लगता है। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि मान गया यार, तुम लोगों को मनाना बहुत अच्छे से आता है, और हाँ, मैं पीली चीज के अलावा कोई भी चीज नहीं लूंगा जो भी इस पेटी के अंदर से निकलेगा। मिस्टर लॉयर का वो आदमी जब संदूक को खोलता है तो चौंक जाता है क्योंकि उस संदूक के अंदर पैसों के बजाय कुछ पेन ड्राइव, कागज और फाइल रखी हुई थी। वो जब दूसरा संदूक खोलता है तो उसके अंदर सीडी कैसेट्स मिलते हैं। मिस्टर ली उस फाइल को उठाता है जिस पे डोंगयुन हाई स्कूल का नाम लिखा था। मिस्टर ली कहता है कि हाँ यार, ये चीज पीली तो है
पर तभी मिस्टर लॉयर कहते कि ये वही हेडलाइन है जो कि कल के न्यूज में आएगा, और उसके अंदर लिखा था कि डोंगक्योन हाई स्कूल बच्चों की गैंग बना के स्कूल के अंदर वायलेंस कर रहा है। वो उन बच्चों को भी पनाह दे रहा है जो कि अपने अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अच्छी फाइट करते हैं। मिस्टर लॉयर कहते कि यही नहीं, जो तुम अपने फाउंडेशन से पैसा चुरा रहे हो ना, उसका भी हिसाब है हमारे पास, बल्कि हमें तो तुम्हारे गैर कानूनी तरीके से लैंड ओनरशिप में इन्वेस्टमेंट का भी पता है, और ये भी कि तुम टैक्स में कितनी चोरी करते हो। मिस्टर लॉयर कहते कि हाँ, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज मुझे बता दीजिए। लॉयर की बात सुन के मिस्टर ली सोच में डूब जाते हैं। तभी वो गुस्से में लॉयर से कहते कि ओए, तूने अपनी हद पार कर दी है और तुझे डर नहीं लगा कि मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। वैसे भी तुम लॉयर्स को क्या लगता है कि तुम हमसे ज्यादा जियोगे? अभी मार के निपटा दूंगा। मिस्टर लॉयर कहते कि आपको क्या लगता है कि मुझे मार के इन सब का अंत हो जाएगा? और हाँ, जरा सोच के बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी लॉ फर्म अगर भिड़ेगी तो कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से अगर आपके ऊपर एक हत्या का आरोप लग जाएगा तो आपकी लाइफ तो बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगी। हम देखते हैं कि वकील की बातें सुनने के बाद मिस्टर ली सोचने लगते हैं। उसके बाद वो अपने लोगों को रुकने के लिए कहते हैं। तो हाँ, मिस्टर ली के लोगों ने लॉयर के ऊपर से चाकू हटा लिया था। उसके बाद मिस्टर ली कहते हैं कि तुमको चाहिए क्या? तो मिस्टर लॉयर कहते कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये तुम अपना स्कूल हमारे हवाले कर दो। तो मिस्टर ली उसकी बात को सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है, पर एंड ऑफ द डे उसके पास कोई चारा नहीं होता, तो वो स्कूल को वकील को हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद हमें सेफ्यून दिखाई जाती है जो कि पार्क हांजुन के बगल में खड़ी थी। वो हांजुन से कहती कि यार, तुम इंसानी हो ना या तुम कोई रोबोट हो? यार, तुमने पूरे डोंगक्योन के हाई स्कूल को निपटा दिया और तुम ऐसे चुपचाप बैठे हुए हो जैसे कुछ नहीं हुआ। हांजुन कहते कि ऐसा नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूँ। तभी हम वहाँ पे डॉक्टर को आता हुआ देखते हैं। तभी हांजुन और सेफ्यून डॉक्टर की तरफ बेचैनी से देखने लगते हैं। डॉक्टर डोंगक्योन के बारे में बताते हैं कि मानना पड़ेगा, ये अच्छी बात है कि उसने इतने लंबे वक्त तक अपने दर्द को सह के रखा। तो हाँ, अभी के लिए वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, पर हमें उसके ऊपर लंबे वक्त तक निगरानी रखनी होगी, फिर हम आपको बताते हैं। वैसे उसकी सर्जरी एकदम परफेक्ट हुई है और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। हांजुन अपने मन में कहता है कि सच में, ये सुन के मेरे दिल को सुकून मिला। उसके बाद हमें एक एम्बेसी जैसा कुछ तो दिखाया जाता है, जहाँ पे हम CEO जुनवू को देखते हैं। तभी हम वहाँ पे किसी को देखते हैं जो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सक्सेसफुल यूथ इंटरव्यू में हिस्सा लिया। वो एक लेडी रिपोर्टर होती है जो कहते हैं कि आपके इंटरव्यू से बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। जुनवू उस आदमी की तरफ देखते हैं जिसका इंटरव्यू हो रहा था। तभी उनकी नजर उनके फोन के ऊपर जाती है, जहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कि कैसे डोंगक्योन हाई स्कूल एक गैंगस्टर की हाई स्कूल बन गई है और जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली है। न्यूज आर्टिकल को पढ़ने के बाद जुनवू के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उधर हम देखते हैं कि उस महिला रिपोर्टर ने उस आदमी का इंटरव्यू ले लिया था। तभी वो बंदा जुनवू से पूछता है कि आपका कुछ छूट गया है क्या? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे मैनेजर ने कभी भी मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं किया है, और हाँ, अभी मेरा इंटरव्यू एक माइनर मैगजीन के लिए था, पर मेरे साथ पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपके द्वारा सेटअप की गई थी, सही कहा ना प्रेसिडेंट जुनवू? तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि नेक्सस का लीडर किम चुनसू होता है। चुनसू कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि प्रेसिडेंट जुनवू खुद आके अपने दर्शन देंगे। सही मायने में ये मेरे लिए सम्मान की बात है। तभी हम जुनवू को देखते हैं जो कि उसकी बात को सुन के स्माइल करते हैं और कहते कि क्या कहा तुमने, प्रेसिडेंट और सम्मान? अरे तू ऐसे टोन में बात क्यों कर रहा है, कहीं तू मुझे भूल तो नहीं गया ना? चुनसू कहते है कि नहीं, आपको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और चुनसू कहते है कि पर हालात अब पहले की तरह नहीं है। चुनसू कहते है कि अतीत अतीत होता है और देखा जाए तो आज आप एक प्रेसिडेंट हो और मैं एक प्रो गेमर हूँ जो कि आमने सामने बैठे हुए हैं। तो मैं जस्ट अपनी तरफ से सम्मान दिखा रहा हूँ उस आदमी को जिसको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। जुनवू कहते कि हाँ, अच्छी बात है कि तुम लोगों का दिमाग पढ़ लेते हो, पर तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मैं एक बमर की तरह हूँ। और हाँ, मैं वही हूँ जिसने डोंगक्योन हाई स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया। चुनसू कहते कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप किस बारे में बातें कर रहे हो। और वो अपना हाथ जुनवू की तरफ बढ़ा के बोलता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा प्रेसिडेंट। और हम देखते हैं कि जुनवू उससे हाथ नहीं मिलाते, तो चुनसू भी अपना हाथ पीछे खींच लेता है और उनकी तरफ एक स्माइल देता है। वो जुनवू के आगे झुक के उनको रेस्पेक्ट देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनवू उसको आवाज लगाते हैं कि किम चुनसू,
अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो मुझे यकीन है कि तुम अपने इस भोले चेहरे का नाटक ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। चुनसु उनकी बातों को सुन के स्माइल करने लगता है और जाते जाते वो अपना असली चेहरा भी दिखा देता है। तो उसके जाने के बाद जुनवू एक राहत की सांस लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे चिंता थी क्योंकि ऑलरेडी 2 साल निकल चुके हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको देख के मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया, या कहीं उसको देखने के बाद मैं डर तो नहीं गया था। वो कहते कि शायद मैं बिना मतलब का टेंशन ले रहा हूँ, पर उसका चेहरा देखते ही मेरा खून खौल जाता है। उसके बाद हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर हम चुनसु को देखते हैं, जिसको फोन पे कोई बोलता है कि तुम अब क्या करोगे, क्या तुम पार्क हांजुन और ओह जुनवू को ऐसे ही जाने दोगे। चुनसु कहते कि बिल्कुल नहीं, अगर उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी है तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो हाँ, तुम लोग तैयार रहो, बहुत जल्दी जंग होने वाली है और हाँ, ये साउथ कोरिया के इतिहास की सबसे बड़ी जंग होगी। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 40। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चुनसु को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि ये जंग कोरिया के इतिहास की सबसे बड़ी जंग होगी। उसके बाद हमें नेक्सस का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पे साउथ कोरिया के लगभग हर एक शहर से जितने भी नेक्सस के ब्रांच मैनेजर है वो सब के सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तभी ग्योंजी का ब्रांच मैनेजर चोई टैसू कहता है कि तुमने इतना अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया, मैं तो एक पूरी मीटिंग छोड़ के आया हूँ। तो हाँ, मेरे पास वक्त नहीं है, तो जल्दी से बताओ बात क्या है। तभी चुंगचियोन का ब्रांच मैनेजर ली मुनगिल और गैंगवॉन का ब्रांच मैनेजर किम जी ह्योक कहता है कि हमें जैसा ऑर्डर मिला है हम यहाँ पे आ गए हैं। तभी जो चियोंगू जो कि जोला ब्रांच मैनेजर है वो कहता है कि सियोल तो ठीक ही चल रहा है, फिर कंप्लेन क्यों करना। इसी बीच हम ग्योंग सिंह ब्रांच मैनेजर बेग डोंग चियोन और इंचियोन के ब्रांच मैनेजर नाम इंसु को भी देखते हैं। तभी चोई टाइसू कहता है कि क्या यहाँ पे आने की वजह पार्क हांजुन है और क्या ये चूतिया वही नहीं है जिसको चुनसु ने अपने पैसों के दम पे घुटने पे ला दिया था। तभी दूसरा कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। तभी बेग डोंग कहता है कि प्लीज मुझे ये बताओ कि ये चूतिया पार्क हांजुन है कौन जिसकी वजह से हमें सियोल आना पड़ा। तभी ली मुंगिल उसकी बातों को सुन के सोचने लगता है और एकदम से हंसते हुए कहता है कि अरे हाँ, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि ये पार्क हांजुन है कौन, क्योंकि तुम लोगों ने पिछले साल ही नेक्सस को ज्वाइन करा है। तो हाँ, जान के मुझे बुरा लगा, तो चलो मैं तुमको बताता हूँ। बेग डोंग उसकी बातों को सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मुंगिल कहता है कि बात 2 साल पहले की है जब हमारा सामना एक बहुत ही खतरनाक आदमी जिसका नाम पार्क हांजुन था उससे हुआ और ये बंदा सियोल के बस एक छोटे से इलाके का हेड था। भले ही नेक्सस ने सियोल के आसपास और उसके बाहर के सारे इलाकों पे अपनी पकड़ बना ली थी, पर उन्हें पार्क हांजुन के इलाके को टेक ओवर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और हाँ, ये उनके लिए बहुत ही शर्म की बात थी। पार्क हांजुन को देखने के बाद जो ये चूतिए आसपास के छोटे इलाकों के लोग थे ना, उनके अंदर एक उम्मीद जग गई थी। तो उन छोटी सी टुकड़ियों के लोगों ने नेक्सस पे हमला करके बगावत की स्टार्टिंग कर दी, जिसके बाद पार्क हांजुन को पकड़ना हमारे लिए लक्ष्य बन गया। और हाँ, अगर वो चीजें इतनी आसानी से सुलझ गई होती तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सब ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। भले ही हमारी संख्या बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी हम उस अकेले इंसान के आगे हार गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बस उसकी वजह से नेक्सस बर्बादी की राह पे आ गया था। बेग डोंग कहते कि क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है। मुंगिल उसकी बातों को सुन के एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है कि बिल्कुल, अगर तुमने उसको फाइट करते हुए देखा होता ना तो तुम्हारी भी हालत खराब हो जाती। वो चूतिया एक पागल मॉन्स्टर है। बेग डोंग के रिएक्शन से ये तो पता चल जाता है कि उसको यकीन नहीं है। मुंगिल भी मन ही मन सोचता है कि अच्छा बेटे, तेरी मुलाकात होगी तब तुझे पता चलेगा। बेग डोंग कहता है कि तुम्हारी बातें सुन के एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम सबके सब साले डरपोक और फट्टू थे। मुंगिल को उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि बेटे, ज्यादा उछल मत, तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि किसी ने मुंगिल को बोलने से रोक लिया। वो किम जी ह्योक होता है जो कहता है कि जाने दो, उसकी बात में दम है। तभी एक और ब्रांच मैनेजर कहता है कि हाँ, मुझे भी उसकी बात में दम लगा। बेग डोंग कहता है कि हाँ, वैसे भी इस घटना को 2 साल हो गए और मुझे लग रहा है कि नेक्सल जानबूझ के पार्क हांजुन जैसे बंदे के लिए इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है। तभी एक मैनेजर कहता है कि हाँ, माना तेरी बात में दम है, पर सावधानी रखने में कौन सी गलत बात है। और भले ही तुझे लग रहा होगा कि ये समय की बर्बादी है, पर हो सकता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाए। तभी हम इंचियोन के ब्रांच मैनेजर को देखते हैं जो कि गुस्से में था। उसके बाद वहाँ पे किसी और की एंट्री होती है, तो वो बंदा नेक्सस का लीडर यानी कि किम चुनसु होता है, जो सबको हेलो कहता है और कहता है कि क्या वो सारे
लोग आ गए जिन्होंने कहा था कि वो आ सकते हैं। फिर चुनसू कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने एकदम से तुम सबको कॉल कर दिया, तो चलो अभी खाना खाते हैं साथ में। और हाँ, तुम लोगों को तो पता ही होगा ना कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, क्योंकि पार्क हांजुन शिकार पे निकल गया है और मुझे लगता है कि जंग ही मेरी आखिरी चॉइस है। भले ही ये मेरा डिसीजन है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम सबके सामने इस डिसीजन को लूँ। तभी बेकडोंग कहता है कि चुनसू, वो कहता है कि हाँ बोलो। बेकडोंग कहता है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, और क्या जंग वाकई में हमारे लिए सबसे सही डिसीजन है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बेकार में इतना हंगामा कर रहे हो, और वो भी क्यों, बस एक स्कूल के चले जाने से। तभी वहाँ पे कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। हर कोई चुनसू की तरफ देखता है जो कि हल्की सी स्माइल कर रहा था। उसका चेहरा देख के बेकडोंग की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे अपनी नजरें छिपाने लगता है। तभी चुनसू कहता है कि तुझे लगता है कि मैं हंगामा कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद तो बेकडोंग की हालत खराब थी। वो अपना चेहरा झुका लेता है। उसको ये भी फील होता है कि शायद मैंने ये सवाल करके बहुत गलती कर दी। अभी इंचियोन का ब्रांच मैनेजर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम हंगामा कर रहे हो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पार्क हांजुन को मुझे हैंडल करने दो। उसकी बातें सुन के चुनसू एक अच्छी सी स्माइल देता है और पूछता है कि क्या तुम उसे संभाल लोगे, क्योंकि देखो जो मेथड हम यूज करते हैं ना, वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो तुम्हें हर हाल में तैयार रहना होगा। इंचियोन ब्रांच मैनेजर कहता है कि ये निशान तुम देख रहे हो ना, ये है मेरी तैयारी, और ऐसा कोई पल नहीं था जब मैं तैयार नहीं था। चुनसू कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पार्क हांजुन से पर्सनली बदला लेना है, तो हाँ, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे पक्ष में वोट करता हूँ। वो बाकी लोगों से भी उनका पक्ष पूछता है, तो बाकी के लोग भी इस बात से राजी हो जाते हैं। बस मूंगिल कहता है कि तुम्हें जो मन करे वो करो, मेरे से मत पूछो। तभी एक मैनेजर कहता है कि मैं भी तुम्हारे पक्ष में वोट दे रहा हूँ, तो पूरी कोशिश करना। चुनसू कहता है कि ठीक है, फिर फैसला हो गया, इंचियोन को उससे निपटने दो। तो मीटिंग यहीं पे समाप्त होता है। तुम लोगों ने अच्छा काम किया दोस्तों। तभी हम इंचियोन के मैनेजर नाम इंसू को देखते हैं, जो कहता है कि आखिरकार मैं पार्क हांजुन से बदला ले पाऊंगा। उसके बाद हमें एक बाइकर गैंग दिखाई जाती है, जो सबके सब कहीं तो जा रहे थे। हम देखते हैं कि वो सभी एक लोकेशन पे जाके रुक जाते हैं। तो हाँ, ये पूरी की पूरी गैंग इंचियोन की गैंग होती है, जहाँ पे इनका लीडर यानी कि नाम इंसू कहता है कि दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो दिन जब हम करेंगे पार्क हांजुन का शिकार। तभी इंचियोन के मेंबर्स कहते हैं कि क्या बॉस। तभी उनमें से एक बंदा जो कि मोटा होता है और तुतला के बोलता है, वो कहता है कि बॉस, क्या आपने सही कहा, पार्क हांजुन, क्या हम सच में उसको मार सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 15। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इंचियोन के उस मोटे आदमी को देखते हैं, जो तुतलाते हुए कहता है कि बॉस, अब हम पार्क हांजुन का शिकार कर सकते हैं। तभी हम जुनवू को देखते हैं, जिसके साथ पार्क हांजुन भी था। तो ऐसा लग रहा था जैसे पार्क हांजुन को जुनवू कहीं ले जा रहे हैं। तभी हम जुनवू को देखते हैं, जो कि उस जले हुए घर के पास आए हैं। वो हांजुन से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बुरा लगता होगा इस बात पे कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानता हूँ, पर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, जैसे कि मैं इतना अमीर कैसे बना और मुझे क्यों किम चुनसू से नफरत है। वो हांजुन को उस घर के अंदर आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्यों मैं अपने सारे पैसे का यूज अपना बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तो अंदर आ जाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है तुम्हें हर चीज बताने का। फिर जुनवू और हांजुन टेबल पे एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। जुनवू बताते कि देखो, जो पैसा मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये मेरा है ही नहीं। हांजुन उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा था। जुनवू कहते कि वो सारा पैसा जो मैं यूज करता हूँ ना, वो इस घर के मालिक का है। तभी हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जुनवू को देखते हैं, जो कि एक स्टूडेंट है, और तभी कोई पीछे से भागता हुआ उनकी तरफ आता है। तो वो उनका एक दोस्त होता है, जो कहता है कि भाई, तू मेरे बगैर कैसे जा सकता है अकेले अकेले। जुनवू बताते कि वो मेरा ऐसा दोस्त था जिसे देख के लगता था कि मैं इसे लंबे समय से जानता हूँ। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हम हमेशा झगड़ते हैं, पर अगले दिन भूल जाते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। इन शॉर्ट, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। एक ऐसा दोस्त जो कि मेरे लिए एक परिवार की तरह था। तभी हम देखते हैं कि जुनवू का दोस्त कंप्यूटर पे कोई एआई टूल बना रहा है, पर जुनवू को उस एआई स्टॉक ट्रेडिंग का डिजाइन अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि इसका डिजाइन बहुत ही लेम है यार, इसको बंद कर दे। तभी उनका दोस्त बताता है कि ये एआई टूल मार्केट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साइज और पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को डील करेगा। यहाँ तक कि ये कई कंपनियों के विजन को भी डिस्प्ले करेगा, साथ ही साथ उनके कंज्यूमर्स का रिएक्शन भी बताएगा, और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ प्लान करके रखा है। जुनवू
कहते कि तूने कोडिंग और मार्केट के बारे में सब कुछ अपने आप किया है। तो मान गया दोस्त, भले इसकी डिजाइन घटिया है पर इसका फंक्शन तो बहुत जबरदस्त है। जुनवो बताते कि सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन ठीक तुम्हारे नेक्सस से हारने के बाद वो बताते कि जब तुम नेक्सस से हार गए तो नेक्सस वालों को हर कोई विक्टिम की तरह दिख रहा था। वो हमें जबरदस्ती अपना ऑर्डर फॉलो करने को बोल रहे थे। उनके लीडर किम चुनसू ने साफ कह दिया था कि कोई भी गैर कानूनी रूप से ग्रुप बनाए तो उन्हें मार मार के कुत्ता बना दो। पर हांजुन, तुम्हें तो मेरी पर्सनालिटी के बारे में पता ही है। मैं चुपचाप वहाँ पे बैठ के इन गुंडों को अपने साथ कोई भी मनमानी नहीं करने दे सकता था। इसीलिए जुनवो उस बंदे को चेयर से बहुत ही जोर से मारते हैं। उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो जुनवो की तरह गुस्से में देखता है और तभी वहाँ पे जुनवो का दोस्त आके उस बंदे को पीटने लगता है। वो कहता है कि साले मेरे दोस्त को पीटेगा चूतिए। जुनवो बताते कि हमने उन्हें जंगली कुत्ते की तरह मारा, पर क्योंकि हम लोग फाइट में अच्छे नहीं थे इसीलिए हम लोग वहाँ से भाग निकले। जुनवो कहते कि हमें लगा था कि वो हमारा पीछा करके थक जाएंगे और बाद में इस घटना को भूल जाएंगे, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो चूतिए तो मेरी सोच से भी ज्यादा पागल लोग हैं, क्योंकि उन कमीनों ने मेरे दोस्त के घर में आग लगा दिया था। जुनवो फायर ऑफिसर से बार बार कहते कि मेरा दोस्त अंदर है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, पर वो ऑफिसर उसे जाने नहीं देता। वो बेचारा अपने दोस्त का नाम ही पुकार पाता है। तभी हमें अगले दिन स्कूल का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ जुनवो उन सारे नेक्सस के बंदों पे चिल्लाते हैं कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त को जान से मार दिया। सालो तुम इंसान हो भी या नहीं, तुम लोग कैसे ऐसा कर सकते हो। तभी वो बंदा जुनवो को बहुत जोरदार पंच मारता है और कहता है कि क्या कर लेगा बे। वो नेक्सस का बंदा कहता है कि हम तो वहाँ पे बस सिगरेट पी रहे थे, तो गलती तुम्हारे दोस्त की है जो कि हमसे बदतमीजी पे उतर आया। जुनवो गुस्से में उस बंदे को जोरदार पंच मारने के लिए जाते हैं, पर क्योंकि वो फाइट में अच्छे नहीं थे तो उनकी बहुत ही भयंकर पिटाई होती है। वो कहते कि उन लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया, पर मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं कमजोर था, मेरे पास कोई पावर नहीं थे। धीरे धीरे मेरे अंदर नेक्सस से बदला लेने की इच्छा शक्ति भी मर गई, पर मैं इन सब चीजों को भुला के आगे नहीं बढ़ना चाहता था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं मर जाऊंगा। मैंने कई बार भगवान से प्रार्थना करा कि मुझे वक्त में पीछे भेज दो जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा दोस्त हो। मरने से पहले मेरी नजर अपने दोस्त के उस एआई टूल के ऊपर गई, तो हाँ, उसका ये एआई टूल अभी भी रनिंग में था। मैंने सोचा कि मरने से पहले सारे पैसों को कलेक्ट करके किसी को दान कर दूंगा। तो जब उसकी नजर एआई टूल के अर्निंग के ऊपर जाती है तो वो चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। जुनवो कहते कि मैं उस पल को बयान नहीं कर सकता। उस वक्त मेरे अंदर खुशी, दुख और सदमा तीनों था, क्योंकि मैं चाह के भी अपनी खुशी को शेयर नहीं कर सकता था। काश मेरा दोस्त आज जिंदा होता, इस खुशी में हम दोनों साथ में रहते। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जुनवो कहते कि मेरा क्रोध ही मेरे जीने की वजह बनी, तो मैं अपना सारा पैसा किम चुनसू को बर्बाद करने में लगा दूंगा। तो तुम्हें जितना खर्च करना हो करो, क्योंकि ये पैसा मेरे दोस्त का है। हांजुन कहता कि आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। जुनवो कहते कि सीधी सी बात है, मैं तुम्हारे अंदर की चिंगारी को भड़का रहा हूँ ताकि तुम नेक्सस को बर्बाद करने की राह पे कभी भी गिव अप ना मारो। उसके बाद वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। वो सेफ्यून को कॉल करके बोलते हैं कि मैंने अपनी क्राई बेबी वाली बैक स्टोरी उसको सुना दी है। सेफ्यून कहते कि प्रेसिडेंट, आपके जैसा लूजर कभी भी ऐसा काम नहीं करता, और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप अपने बारे में कभी भी किसी को नहीं बताते। तो क्या आपने एक नया दोस्त बना लिया है? वैसे प्रेसिडेंट, ये मत भूलिएगा कि अगली बारी इंचियोन की है। तो वो जुनवो को कहती है कि आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग सबसे पहले हेड पे हमला करते हैं। तो प्रेसिडेंट, आप अपना ख्याल रखना। तो हम देखते हैं कि जुनवो उसकी बात को सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया। सेफ्यून कहते हैं कि जितना मुझे उनके बारे में पता है तो वो आपके ऊपर हाईवे पे भी हमला कर सकते हैं। तभी हम एक बाइकर गैंग को देखते हैं जो कि बहुत सारा पेंट जुनवो की कार के ऊपर फेंक देते हैं। हम देखते हैं कि उनकी कार के चारों तरफ बाइकर गैंग है जो पेंट फेंके जा रही है। जुनवो अपना सीट बेल्ट पहन के कहते हैं कि लो, इनका नाम लिया और ये आ गए। तभी उनका ड्राइवर कहता है कि प्रेसिडेंट, सीट को कस के पकड़ लीजिए। तब तक उन लोगों ने चारों तरफ कार के पेंट फेंक दिया था। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 16। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सीईओ जुनवो को देखते हैं, जिनके कार के ऊपर इंचियोन के मेंबर्स ने हमला कर दिया था। तो उन लोगों ने पूरे कार को पेंट से ढक दिया था। इधर सेफ्यून जुनवो से पूछती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, आप ठीक तो हो ना? तो
दूसरी तरफ हम जुनवू को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में थे। तो मौके का फायदा उठा के इंचियोन वालों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। तभी कोई उनकी कार के अंदर जाके उनका फोन उठा लेता है। तो वो बंदा इंचियोन का लीडर नाम इंसू होता है, जो सेफ्यून को कहता है कि क्या तू इसकी लवर है, और अगर तू इस रईस जादे की लवर है तो पक्का तू बहुत ज्यादा सुंदर होगी। नाम इंसू कहता है कि तुझे तो पता ही है ना कि पार्क हांजुन है कौन, तो तू उसे मेरा मैसेज पहुंचा दे। उसे कहना कि हम लोग इंचियोन के ईस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे उसका इंतजार करेंगे। और वो लोग जुनवू को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते वो जुनवू का फोन फेंक देता है और कहता है कि तू बस पार्क हांजुन को मेरा नाम बता देना, वो जान जाएगा। तो मैं हूँ नाम इंसू, इंचियोन का लीडर। इधर सेफ्यून उसको हाय हेलो बोल रही थी पर उसने तो फोन ही फेंक दिया था। सेफ्यून कहती कि उन सालों का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि हाँ मैं सुंदर हूँ पर मैं उसकी लवर नहीं हूँ। तभी हम पार्क हांजुन को देखते हैं जो कि कहीं पे टहलते हुए जा रहा था, पर उसे अभी भी जुनवू की कही हुई बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि मेरा गुस्सा ही मेरे जीने की वजह है और मैं अपना पूरा पैसा पानी की तरह बहा दूंगा किम चुनसू को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये मेरा नहीं बल्कि मेरे दोस्त का पैसा है और मैं ये तुम्हें बता के तुम्हारे अंदर की ज्वाला को भड़का रहा हूँ ताकि तुम कभी भी नेक्सस के आगे गिव अप ना करो। हांजुन कहता है कि हाँ उसने अपनी पूरी बातें मुझे बता दी, तो हाँ इतना आगे आने के बाद मैं गिव अप नहीं करूंगा। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो लड़की सेफ्यून होती है जो बाइक से उसका रास्ता रोक लेती है। वो हांजुन को कहती है कि जल्दी से मेरी बाइक पे बैठ जाओ, क्योंकि जुनवू को इंचियोन के गैंगस्टर ने किडनैप कर लिया। हांजुन गुस्से में कहता है कि इंचियोन। तभी हमें इंचियोन का वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जुनवू को देखते हैं जिनकी आंखें खुल चुकी है और वो सबसे पहले कहते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। वो अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि ये तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। वो जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो कहते कि तुम तो इंचियोन के गुंडे हो। तो वो उस मोटे वाले गैंगस्टर की तरफ देखते हैं। वो अपने लीडर से कहता है कि इस चूतिये की आंख खुल गई, क्या मैं इसे दोबारा सुला दूं? तो ये मोटू इंचियोन का नंबर 2 पीक बेंजुंग होता है। तो जुनवू कहते कि अगर ये नंबर 2 है तो वो बंदा हुआ नंबर 1। तो नाम इंसू बांगजुंग को कहता है कि जाने दो, ये बंदा तो बस जा रहा है पार्क हांजुन के लिए, तो इंतजार करो जब तक पार्क हांजुन आ नहीं जाता। इन दोनों की बातें सुन के जुनवू बहुत तेजी में हंसने लगते हैं। जुनवू कहते कि तुम बेवकूफ लोग कुछ करने के पहले सोचते भी नहीं हो ना, क्योंकि तुम लोगों ने सच में एक सीईओ को किडनैप कर लिया। वाह। जुनवू कहते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम लोगों को हायर कर लेता। जुनवू नाम इंसू से कहते कि हाँ तुम्हारा प्लान सही था, पर तुम लोगों के अंदर दिमाग की कमी है, और हाँ तुम इंचियोन वाले तो सबसे ज्यादा कमजोर लोग हो, क्योंकि वो तुम्हारी ही गैंग थी जो 2 साल पहले पार्क हांजुन के आगे घुटने टेक के अपने जान की भीख मांग रही थी। और तभी हमें वो 2 साल पहले वाला इंचियोन का लीडर भी दिखाया जाता है। जुनवू कहते कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग पार्क हांजुन को हैंडल कर सकते हो। जुनवू की बात सुन के ये मोटू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि कमीने मैं तुझे मार डालूंगा। तभी नाम इंसू उसको रोक लेता है और कहता है कि मुझे हैंडल करने दे। वो जुनवू से कहता है कि मानना पड़ेगा, तूने उठते ही इतनी सारी बातें बक दी और ऐसा लगता है कि तू इंचियोन के बारे में 1-2 बातें जानता है, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तुझे सब कुछ पता है तो कम से कम तू इतना जान ले कि 2 साल पहले पार्क हांजुन के आगे उसने घुटने टेके थे, ना कि पूरी इंचियोन ने। जुनवू कहते कि उसने यानी कि तुम्हारे पुराने लीडर ने ना। तो मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि तुम दोनों भाई हो। तो जहाँ तक मुझे पता है तो उस बंदे ने तुम लोगों को बचाने के लिए घुटने टेक दिए थे। जुनवू की बातें सुन के वो मोटू उनका कॉलर पकड़ लेता है। वो अपना मुक्का बना के उनकी तरफ देखता है। वो कहता है कि अगर तूने एक भी शब्द बोला तो मैं तुझे मार डालूंगा। जुनवू कहते कि क्या कहा तूने? ये ले 1 शब्द, ये ले 2 शब्द। तभी वो मोटू गुस्से में कहता है कि साले कमीने। तभी कोई भागते हुए आता है और कहता है कि बॉस हमें पता चला कि पार्क हांजुन आ रहा है। तो नाम इंसू उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बेंजुंग यानी कि मोटू को कहता है कि अपनी ताकत इसके ऊपर बर्बाद मत कर। जुनवू कहता है कि वाव यार, हांजुन तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे आ रहा है। तभी हम देखते कि वो मोटू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जुनवू को बहुत जोर से पंच मारता है। जुनवू भी दूर जाके गिरते हैं और वो मोटू गुस्से में पार्क हांजुन का इंतजार करने लगा। इधर जुनवू कहते कि ओए कमीने, थोड़ा प्यार से मारता। तभी नाम इंसू कहता कि ओए जुनवू, मेरी बात ध्यान से सुन ले। इंचियोन का जो पुराना बॉस था वो पार्क हांजुन
के आगे झुका था। तो मैं बस इतना कहूंगा कि तू अपनी आंखें खोल के देखना, क्योंकि मैं तुझे नया इंचियोन दिखाऊंगा। इधर हम सैफयून को देखते हैं जो कि बाइक बहुत तेजी में चला रही थी। तभी हम देखते कि कुछ इंचियोन के बाइक गैंग वाले उनका पीछा कर रहे हैं। सैफयून अपनी बाइक को बहुत तेजी में भगाती है। वो कहती है कि धत तेरी की, सारे बाइक सवार इंचियोन वाले हमारे पीछे है। पर तभी वो देखती है कि अचानक से उन बाइक वालों ने इनका पीछा करना बंद कर दिया। वो हांजुन की तरफ देख के कहते हैं कि बहुत ही अजीब बात है। तभी हांजुन उसका चेहरा घुमा के सामने की तरफ कर देता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, क्योंकि आगे इंचियोन के गैंग मेंबर इनका इंतजार कर रहे थे। तभी सैफयून बांजुन की तरफ देख के बोलती है कि ये जंबो साइज का बंदा यहाँ क्या कर रहा है। वो हांजुन से कहते कि प्लीज इसको अभी के अभी निपटा दो। पार्क हांजुन उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है। बांजुन उन दोनों को बोलता है कि चुपचाप मुझे फॉलो करो, और हाँ मैं तो तुम्हें अभी मार देता, पर बॉस का आदेश है तुम्हें लेके आना, क्योंकि इंचियोन के लीडर यानी कि हमारे बॉस तुमसे 1-to-1 फाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।